हाय एवरीवन, वेलकम टू द बाबा टॉक शो। और आज हमारे साथ हैं अर्पित गोयल जी। अर्पित बेसिकली एक लीगल प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं जो कि कुछ टाइम से ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, सीआईडी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैंडल करे इन्होंने। तो वी वेलकम यू अर्पित ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट एंड आई होप कि आज हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे आपसे। I hope for the same. तो अर्पित, जस्ट फॉर स्टार्टिंग पॉइंट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें और अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा कुछ बता दें कि आपने मीनवाइल अपने एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें करी हैं, एंड देन वी कैन टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर इटसेल्फ। देखिए, I am a finance professional who later on turned into an advocate. तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई। मैं आफ्टर स्कूल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में मैंने अपने आप को एनरोल कराया काफ़ी साल तक। आई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 90% ऑफ माई कोर्स। लाइक आई कंप्लीटेड 15 एग्जाम्स आउट ऑफ 19 एग्जाम्स, और आई ऑल्सो कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप। सो आफ्टर दैट आई गॉट टू नो अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ। उसका कोई एक एग्ज़ाम होता है कि अगर आपको लॉ परस्यू करनी है तो आप उधर से परस्यू कर सकते हैं। तो आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू लॉ। एक लॉ एज अ करियर और एज अ फील्ड मुझे बहुत हमेशा एक्साइट करता था। तो फॉर्चुनेटली मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, एंड आफ्टर दैट आई नेवर टर्न बैक। तो उसके बाद इनिशियली मैं सोच रहा था कि साथ में मैं अपना सीए जो है वो भी कंप्लीट कर लूँगा, बट दैट बिकेम सो इंटरेस्टिंग। जो मैंने लीगल प्रोफेशन आगे ज्वाइन किया तो काफ़ी सारे माइलस्टोन्स वगैरह भी अचीव करे मैंने अपने लॉ कॉलेज के टाइम पे भी। तो उसके बाद मैंने सोचा इंस्टेंट में अपना अगर सीए अगर आगे कंप्लीट करता हूँ तो इससे अच्छा मैं आई शुड नॉट गिव एनी गैप इन माई लीगल प्रोफेशन। तो मैंने आगे अपना लीगल प्रोफेशन ही कंटिन्यू किया, एंड इट टर्न्ड अप रियली गुड फॉर मी। तो आगे मैंने काफ़ी सारे केसेस में काफ़ी सारे अच्छे एडवोकेट्स को असिस्ट भी किया, काफ़ी सारे खुद भी केसेस हैंडल करे, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, कमर्शियल केसेस। मेनली मैंने जो फाइनेंशियल रेगुलेशन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, कॉर्पोरेट मैटर्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फंड साइफरिंग वगैरह, इन सब के केसेस मैंने काफ़ी सारे आगे मेरे को करने की अपॉर्चुनिटी मिली। आई वॉज इवन एसोसिएटेड विद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे हमारे देश के बहुत टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट स्कैंडल्स को अनरावल करने में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ की हेल्प करी। सो दैट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं कुछ ईडी के, सीबीआई केसेस, नार्कोटिक्स केसेस में भी थोड़ा इन्वॉल्व रहा, और काफ़ी क्रिमिनल केसेस में मुझे करने की अपॉर्चुनिटी मिली। So this has been my career, and I hope really best for me. We hope the same for you, Arpit. So keeping the narcotics side जो आपने अभी बताया, तो अभी रिसेंटली 7-8 महीने पहले, कुछ टाइम पहले एक केस बहुत हाईलाइट हुआ था जो कि था आर्यन खान का। एंड वो कहीं ना कहीं उसको लेके एक क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं मिली लोगों को, क्योंकि एज एन ऑडियंस या फिर एज कंटेंट कंज्यूमर हमारे दिमाग में ये था कि हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ जो एक्चुअल में जब उनको पकड़ा गया तो जितना भी स्टफ मिला था या जो भी उनके पास ड्रग्स मिले थे उसको लेके इतना बड़ा इशू बन गया, इतने लंबे टाइम तक वो मीडिया में ट्रैवल करता रहा वो कंटेंट, एंड देन उनको बेल मिल गई कुछ टाइम के बाद। प्लस उसमें समीर वानखेड़े का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। पहले उनको एज अ मसीहा टाइप या फिर एज अ गॉडली फिगर कंसिडर करने लग गए थे कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि शाहरुख खान के बेटे को, लाइक he didn't even consider कि वो शाहरुख खान का बेटा है, but still he was doing his duty. Later on उसमें कुछ चीज़ें खुलती गई, कुछ चीज़ें पता लगती गई कि कुछ ऐसा केस भी था कि जहाँ पे शायद समीर वानखेड़े ने कुछ पैसे मांगे थे, कुछ व्हाट्सएप चैट्स रिवील हुई थी। तो लीगल साइड से एक क्लैरिटी अगर हमें चाहिए हो तो आपने उस केस को स्टडी डेफिनेटली कराई हो, क्योंकि नार्कोटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग आपका मेन फोर्टे है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शायद एज एन ऑडियंस हमें नहीं पता, या फिर हम कहीं पे मिसगाइडेड हो रखे हैं, या फिर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हुई है हमारे पास? देखिए, सबसे पहले इस केस के बारे में जानने से पहले हमें एक बार समझना पड़ेगा हमारे देश में ड्रग लॉ है क्या एग्जैक्टली। तो जो हमारे देश में जो ड्रग्स और साइकोट्रोपिक नार्कोटिक सब्सटेंस रिलेटेड जो मेन जो एक्ट और रेगुलेशन जो है वो है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट का अगर मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊं तो उसमें मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, परचेज करना, कंज्यूम करना, पोजेस करना, किसी भी तरह से डील करना नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में एक ऑफेंस है।
अगर उसकी पनिशमेंट की बात करूँ और बहुत ही जनरल लेवल पे पनिशमेंट की बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑफेंसेस की अलग अलग तरीके की पनिशमेंट है एनडीपीएस एक्ट में। अगर देखा जाए, अगर स्मॉल क्वांटिटी की इन्वॉल्वमेंट है तो सजा 1 साल तक की हो सकती है। अगर स्मॉल क्वांटिटी से कमर्शियल क्वांटिटी तक की अगर क्वांटिटी है आपके पास या जो इन्वॉल्वमेंट है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, या उससे भी ज़्यादा अगर कमर्शियल क्वांटिटी है आपकी तो 20 साल तक की सजा भी हो सकती है नारकोटिक्स अपने जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है उसके अंदर। उसके अलावा अगर आप किसी रेगुलेशन को और ब्रेक करते हैं, रूल्स को और ब्रेक करते हैं, तो कुछ डेथ पेनल्टी तक की सजा भी है हमारे एनडीपीएस एक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फाइनेंसिंग करी है इस एक्टिविटीज के लिए और अगर आपका कन्विक्शन हो जाता है, मतलब आपको सजा मिल जाती है उस केस में, अगर फिर आप दोबारा वही एक्ट करते हो सिमिलर एक्ट, तो उस केस में डेथ पेनल्टी तक की सजा भी मिल सकती है हमारे एनडीपीएस एक्ट में। तो इतने स्ट्रिंजेंट लॉज है। और स्मॉल क्वांटिटी क्या है, कमर्शियल क्वांटिटी क्या है, उसका पूरा एक शेड्यूल है, पूरा रेगुलेट कर रखा है कि एनडीपीएस एक्ट को हमारे कि कौन सी क्वांटिटी किस तरीके से, कौन सा सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी कमर्शियल मानी जाएगी, कितनी क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी मानी जाएगी। और इसके बाद भी अगर आपकी कमर्शियल क्वांटिटी है या फिर स्पेसिफिक प्रोविजंस है, जैसे 27A है या फिर 24 है, और ऐसे प्रोविजंस के अंदर अगर आपको एक्यूज माना जाता है तो उसके अंदर आपको बेल मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपका ज़्यादा बड़ा ऑफेंस है तो आपको बेल बड़ी मुश्किल से मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि आपको ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है उसके अंदर। जज को एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, और उसके अलावा जज को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि दैट यू आर नॉट गिल्टी। सोचो, जो आप पूरा ट्रायल चलता है सालों तक, वो आपको बेल के टाइम पे ही उसको एक प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन दिलानी पड़ेगी जज को कि यू आर नॉट गिल्टी। तो अगर ऐसे केस में अगर आपकी कमर्शियल क्वांटिटी है, स्पेसिफाइड सेक्शंस के अंदर आप अक्यूज हो, तो बेल मिलना भी बड़ा मुश्किल है। और अगर आप आर्यन खान की जो आप बात कर रहे थे, ऑल्दो आर्यन खान का केस बहुत लाइमलाइट में जरूर आया, मगर उसके अंदर जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, बहुत लिमिटेड लीगल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व थे। अगर मैं एज अ लीगल प्रोफेशनल बात करूँ तो क्योंकि उसके अंदर जो मेन चीज थी उस केस के अंदर, आर्यन खान की, मतलब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो अपना सीजर मेमो था उनका, उसके अंदर आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग बरामद नहीं हुई। उनके पास से कोई भी ड्रग बरामद नहीं हुई थी। जो उनके दोस्त थे और जो एक्यूज थे, उनके पास से कुछ ड्रग्स बरामद हुए थे उनके मेमो के हिसाब से। ये एलिगेशन है, ऑब्वियसली थे या नहीं थे वो अल्टीमेटली प्रूव होगा जब उनका ट्रायल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो नीचे स्पेशल कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट था, उन्होंने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया कि अगर आपकी पोजीशन फिजिकल पोजीशन में नहीं है ड्रग, मगर आपकी कॉन्शियस पोजीशन में, ड्रग लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि आपकी कॉन्शियस पोजीशन में अगर ड्रग है, तो मान लो मेरे पास ड्रग नहीं है मगर मेरे दोस्त के पास ड्रग है और मुझे पता है कि उसके पास ड्रग है जो कि प्रोहिबिटेड है और मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की एक बात करी जाती है कि मेरे पास पावर और अथॉरिटी है उस ड्रग को अपने पास मतलब काइंड ऑफ मेरे पास ही है वो, कॉन्शियसली आई एम प्रोसेसिंग दैट ड्रग, तो वो भी पोजेशन माना जाएगा। अगर पोजेशन माना जाएगा तो वो वही आपको कनेक्ट, उसके अंदर वही चीजों से गुजरना पड़ेगा, आपके वही एलिगेशन लगेगी, आप उसी के आगे उसी ऑफेंस में आपको माना जाएगा, पनिशमेंट भी सेम होगी, पनिशमेंट भी वही होगी। बट हाउ, सॉरी टू कट इन बिटवीन, बट जैसे आपने बोला कि कॉन्शियसली है वो आपके पास, आप उसको रोक सकते हो, हाँ, आपके फ्रेंड के पास है, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, आपको पता है कंट्रोल है, बट आइडियली वो डिफाइन कैसे होता है कि ये कॉन्शियसली पोजेस करा गया है? देखिए एनडीपीएस में बड़ी इंटरेस्टिंगली कॉन्शियस पोजीशन की कोई डेफिनेशन नहीं है कि कॉन्शियस पोजीशन क्या होता है। कॉन्शियस पोजीशन आप समझ लो मेंटल स्टेट है, ओके, कि मेंटल स्टेट में आपको नॉलेज है कि इस बंदे के पास है और मैं कंस्ट्रक्टिवली उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देखिए इसके अंदर बहुत सारे केसेस हुए कॉन्शियस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अभी रिसेंटली मोहम्मद नवाज का केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कॉन्शियस पोजीशन की बात करी है। उससे पहले मोहनलाल का केस, रतन सिंह का केस, बहुत टाइम से कॉन्शियस पोजीशन की बात सुप्रीम कोर्ट में चली आ रही है कि कॉन्शियस पोजीशन है क्या एक्चुअली में। तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स निकलते, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जा रहे कसौल से आ रहे हो, ठीक है, अगर उसके अंदर आप मान लो कि 4 सीट आगे या 2 सीट आगे पीछे किसी के बैग में कोई ड्रग है, तो क्या माना जाएगा कि आप उस ड्रग की कॉन्शियस पोजीशन में हो?
नहीं माना जाएगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं कॉन्शियस पोजीशन को प्रूव करने के लिए। अगर किसी और के पास है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम जा रहे हैं, तो क्या मैं कॉन्शियस पोजीशन में हो सकता हूँ प्रॉपर्टी की? ना मैं उस आदमी को जानता हूँ, ना मेरा दोस्त है, ना कुछ है। मगर अगर आप प्राइवेट गाड़ी में आ रहे हो, कसौल से, मलाना से आप आ रहे हो, आपकी डिक्की में है या किसी दोस्त की जेब में है, तो आपको फिर भी कॉन्शियस पोजीशन माना जा सकता है क्योंकि आप एक ही जगह से आ रहे हो, आप दोस्त हो। फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं तो आपको उसमें कॉन्शियस पोजीशन मानी जाएगी ऐसे केस तो में। इज इट लाइक हार्ड कोडेड? अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल हम दो इन्वॉल्व हैं हाँ। ऐसे केस में, मुझे एक्चुअल में नहीं पता था हाँ। कि ही इज कैरिंग सम ड्रग्स और हम वहां से वापस आ रहे हैं, तो बाय योर डेफिनेशन आपने जो बताया कि सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस हम देखते हैं, बस का और आपने पर्सनल गाड़ी का एग्जांपल दिया, हमारा सेकंड एग्जांपल है हम एक ही गाड़ी में आ रहे हैं, हम दोनों फ्रेंड्स भी, बट स्टिल मेरे को नहीं पता। देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि जो एंटीपस एक्ट है ना, इफ आई एम नॉट ऑन सेक्शन 35 एक नेगेटिव बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है कि अगर आपके किसी पास से पोजीशन में आता है अगर, तो अगर आप जनरल क्रिमिनल प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं, तो ये चीज होती है कि प्रोसिक्यूशन मतलब जो पुलिस है उसको प्रूव करना होता है कि आप गिल्टी हो। मगर ये लॉज ऐसे हैं इसके अंदर आपको प्रूव करना कि आप गिल्टी नहीं हो। प्रोसिक्यूशन को बस एक प्राइमा फेसाई केस सेटअप करना होता है कि ये कॉन्शियस पोजीशन में है, तो फिर आपको प्रूव करना है। आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस लेकर आने पड़ेंगे कि ये यही है, मैं नहीं करता हूँ कुछ भी, और बहुत सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, मुझे नहीं पता ये उतर के लेकर आ गया, मेरी इस बारे में बात नहीं हुई, हम ज़्यादा टाइम से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आपको एक ट्रायल में प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, तो उसके अंदर आपको प्रूव करना पड़ेगा। और उसके अंदर ट्रायल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब FSL की रिपोर्ट मंगवाई जाती है, फॉरेंसिक उसकी स्टडी होगी कि देखो सच में वो सब्सटेंस है या नहीं है, वही सब्सटेंस फिर कोर्ट में प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होता या FSL की रिपोर्ट में अगर ऐसा नहीं आता, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में ना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ता है। अगर कोई भी डाउट है ना, मतलब बोलते हैं ना कि चाहे 100 गुनहगार बच के निकल जाए, मगर एक भी जो शरीफ आदमी है, जो बेगुनाह है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए क्रिमिनल लॉ में। तो बियॉन्ड डाउट आपको प्रूव करना पड़ता है क्रिमिनल लॉ में कि ये चीज हमने नहीं करी। तो जैसे आर्यन खान का मैं आपको बता रहा था, कॉन्शियस पोजीशन की बात स्पेशल कोर्ट नीचे बात करी गई, मगर उसके बाद जब बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस आया, तो उसके बाद उसको बेल मिल गई। तो उन्होंने यहाँ पे जो आर्यन खान के वकील थे, फिर आगे जज ने भी उस चीज़ को एग्री किया कि कोई एविडेंस ही नहीं है उनके अगेंस्ट। और व्हाट्सएप चैट्स वगैरह के बारे में कुछ बात थी, फिर वो व्हाट्सएप चैट्स वगैरह हैं वो उससे रिलेटेड ही, तो उस बेसिस पर उनको बेल मिल गई। अब देखिए, अब इसके अंदर फिर आगे समीर वानखेड़े की कंट्रोवर्सी बहुत हो गई कि उसने 25 करोड़ की ब्राइब मांगी उनसे कि उसको चार्ज नहीं करेंगे और ये सारी चीज करेंगे। अब इसके अंदर बड़ी सोचने वाली बात है, उसके अंदर चैट्स भी रिवील हुई। अब हमें नहीं पता कि वो क्या चीज सही है क्या गलत है, दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल, वी कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट। मगर अब जो ये सिस्टम है, अब आम आदमी के लिए क्या होगा? कहीं आप वही जो आप बता रहे थे कि मसीहा बन गया, अब कहीं को ऑपोजिट वो हो गया। दो स्टोरीज हो सकते हैं, या तो उसको अपनी ऑनेस्टी की सजा मिल रही है, ठीक है, या तो सच में वो करप्ट आदमी था, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि उसके पास रोलेक्स वॉचेस थी, उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल्स थी और ये सारी चीजें थी। अब ये नहीं पता क्योंकि दीज आर एलिगेशंस दैट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। और इसके अंदर अभी तो एक PIL भी फाइल करी गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में कि शाहरुख खान उनके बेटे को भी एक्यूज बना, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, अगर ब्राइब लेना गुनाह है तो देना भी गुनाह है, मगर दैट हैज टू बी प्रूव्ड। तो अब इसके अंदर हम नहीं बोल सकते कुछ भी। और लेटर ऑन क्योंकि CBI ने जो NCB ने जो अपनी चार्जशीट अगर बाद में फाइल करी थी, उसको एक्यूज भी नहीं बनाया था आर्यन खान को, तो एक्विटल या डिस्चार्ज वगैरह की बात तो बहुत आगे है, उसको एक्यूज ही नहीं बनाया अल्टीमेटली। दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल। बट ड्रग लॉ आपको मैंने आप ओवरऑल बता दिया कि किस तरीके से हमारे देश में करता है। मैं वही पूछ रहा था कि जैसे अभी बात कसौल का आपने एग्जांपल दिया, पोजेस करना इलीगल है, सेल करना इलीगल है, कंज्यूम करना इलीगल है। वहीं ऑन द अदर हैंड हिमाचल में जैसे हमें पता है कल्टीवेशन उसकी होती है, साउथ साइड में साइक्लिक मशरूम्स की कल्टीवेशन होती है, सीड्स की कल्टीवेशन होती है, तो उस चीज में लॉ इम्पैक्ट नहीं करता कि देखिए क्योंकि मैन्युफैक्चर करना भी गुनाह है। हाँ। मगर आप देखिए अब क्या है, देखो दैट इज अ थिंग दैट अथॉरिटीज हैव टू इन्वेस्टिगेट।
मैं नहीं होता कि सच में वहाँ पे कल्टीवेशन हो या नहीं होती है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता कि वहाँ पे कोई कल्टीवेशन है या नहीं। वहाँ अथॉरिटीज को देखना है। अब आप नहीं पता कि पॉलिटिकल वहाँ पे सपोर्ट है या क्या है, वो तो आपको सब कुछ पता ही है कि किस तरीके से कोई चीज वहाँ पे चलती है, मगर उगाना भी हुआ है और उसमें भी होता है कि कौन सा सब्सटेंस आप उगा सकते हैं, कौन सा नहीं उगा सकते। उसमें भी अगर सीड्स परमिटेड है या उसका प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है या उसको प्रोसेस करने के बाद ही वो चीज़ मानी जाती है कि उसको ड्रग कैटेगरी में माना जाएगा, तो वो डिपेंड करता है। वो अब अथॉरिटीज़ के ऊपर है उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि किस तरीके से होना चाहिए। अभी जैसे हम बात कर रहे थे इस केस के बारे में, तो अभी थोड़ा पिछले कुछ टाइम में थोड़ा बूम दिखा है ये ड्रग्स को लेके, स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर में। बहुत छोटी जगहों पे, बहुत नॉर्मल से डिस्ट्रिक्ट्स में, सेक्टर्स में भी आपको लोग कंज्यूम करते हुए दिख जाते हैं। एज ए कॉन्विक्ट तो नहीं बोलेंगे, बट एज ए कंज्यूमर अगर कोई आदमी कंज्यूम कर रहा है तो कोर्ट में या फिर लीगल साइड पे हम अगर लीगल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उस कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं ड्रग लॉ के? देखिए, अगर आप जैसे कंज्यूमर बोल रहे हैं, कंज्यूमर तो एक गलत वर्ड हो गया। अगर सच में अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो अगर लॉ का देखा जाए तो यू शुड बी कन्विक्टेड। मगर अगर आप ऐसे बात करें कि कहते किसी को फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया, क्योंकि आप देखो पता है कि रिश्वत वगैरह के चक्कर में या प्रेशर बनाने के चक्कर में किसी को भी, इनोसेंट आदमी को भी करा जा सकता है ऐसे केस में। तो सेफगार्ड्स की अगर बात करूँ, एनडीपीएस एक्ट में बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं इस चीज़ के लिए। सेक्शन 41 है, सेक्शन 42 है। एक तो ना मजिस्ट्रेट का वारंट होना चाहिए अगर आप किसी चीज़ में सर्च या सीजर कर रहे हो, ठीक है। मगर एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, अगर वो ऑफिसर्स अगर कहते हैं सर्च एंड सीजर कर रहे हैं तो उनको मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं है, मगर उनको ना अपने रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस कि हमारे पास क्या नॉलेज थी, या क्या किसी इन्फॉर्मेंट ने आकर हमें बताया, या तो हमने वो आई नॉलेज, हमें इन्फॉर्मेशन आई तो हमने उसको राइट डाउन किया, ठीक है। तो उनको रीजन बताना पड़ेगा कि क्या कौन सी ऐसी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास जिसकी वजह से हमने सर्च एंड सीजर किया। जब हम ट्रायल में जाते हैं तो हम ये सारे रिकॉर्ड्स चार्जशीट के साथ जाते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या रीजन टू बिलीव था। अगर नहीं था तो ये ऑब्वियसली एक लॉ का एक उल्लंघन ही हो गया। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 50। अगर आपको कोई रीडिंग टीम या कोई एनसीबी ऑफिसर या कोई जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, अगर आपको तलाशी के लिए बोलते हैं तो आपके पास अधिकार है, आप बोल सकते हो। इवन अधिकार के अलावा उनकी ड्यूटी बनती है बोलने की कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाके अपनी चेकिंग करवा सकते हो। वो लोग तो प्लांट कर सकते हैं, मेरे पास अधिकार है, मैं बोलूँगा मैं आपके सामने चेकिंग नहीं करवाऊंगा, मेरे को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, मैजिस्ट्रेट मतलब जज के सामने प्रोड्यूस किया जाए, मैं उनकी मौजूदगी में अपनी चेकिंग करवाऊंगा। अगर उनकी मौजूदगी में चेकिंग है तो देखो काफ़ी ज़्यादा वो एलिमेंट हट गया, बायसनेस का या करप्शन का बहुत हद तक हट गया उसके अंदर। मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो बोले, रीडिंग टीम या जो ऑफिसर्स हैं वो बोले कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जा सके, मान लो 2 बजे का टाइम है या फिर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसमें भी उनको रीज़न लिखना पड़ेगा कि क्या रीज़न था, हमने डायरेक्ट सर्च करी मैजिस्ट्रेट के सामने, उनको क्यों नहीं लिखेंगे, जबकि वो अपने लिए बोल रहा था कि मैं मैजिस्ट्रेट के सामने चाहता हूँ। और वो रीज़न 72 आवर्स के अंदर उनको अपने सुपीरियर्स को फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। विदाउट कंसेंट कर सकते हैं, कंसेंट कर सकते हैं, और उनको रीज़न बताना पड़ेगा। अच्छा। और वो रीज़न भी जेन्युइन होना चाहिए। दिन का टाइम है, मैजिस्ट्रेट अवेलेबल है, फिर भी अगर वो आदमी बोल रहा है कि मैं मैजिस्ट्रेट के सामने चेकिंग करवाना चाहता हूँ नहीं, तो तब भी आप ऑप्शन नहीं दे रहे। तो ये अधिकार है आपका, लोगों को पता नहीं है, मगर आप बोल सकते हो उनको कि मैं आपके सामने चेकिंग नहीं करवाऊंगा, मैं मैजिस्ट्रेट के सामने चेकिंग करवाऊंगा। बट इस चीज में अगर ये चीज हो कि ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड एज अ कॉमन मैन सामने से आप पुलिस वाले खड़े हैं, मैं बोलूं भाई मैं तो मैजिस्ट्रेट के सामने कराऊंगा, देखिए तो वो कितना फीजिबल है? क्योंकि देखिए आपका पॉडकास्ट इसलिए तो है कि लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए, बताने के लिए, हमारा काम है आपको बताना कि ऐसे। और उसके अलावा एक और सेफगार्ड है, एक सेक्शन 67 की स्टेटमेंट होती है कि हाँ मेरे से ये बरामद हुआ, ये हुआ, ऐसे करके पूरा बताते हैं। आप उसके वो खाली पेपर पे साइन करवा लेते हैं आपसे, खुद लिखते रहेंगे स्टेटमेंट, आप करो ही तो साइन उस चीज में। और मगर फिर भी अगर आप साइन भी हो जाता है, वो सेक्शन 67 की स्टेटमेंट, अभी तूफान सिंह का एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में। जैसे आपने अगर सुना हो, पुलिस वाले के सामने जो भी दिया हुआ बयान है वो एक एविडेंस नहीं माना जाता। कोर्ट के सामने जो दिया हुआ बयान है उसको ही एविडेंस माना जाता है। पुलिस वाले के सामने दिया हुआ बयान एक एविडेंस नहीं है, वैसी वो स्टेटमेंट है। तभी कई केसेस में ऐसा होता है कि जो पुलिस के आगे जो बयान देते हैं कोर्ट में, कभी कभार लोगों की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से ड्रग लॉ है, बल्कि मेरे हिसाब से तो ड्रग लॉ में भी थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं।
क्योंकि अगर आप यूएस में देखो स्मॉल हम्म। क्वांटिटी पोजेस करना कुछ स्टेट्स में लीगल हो गया है। ये ऑब्वियसली लेजिस्लेचर के ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर है, मगर मुझे लगता नहीं है क्योंकि अभी करंट गवर्नमेंट का बहुत एक स्ट्रिक्ट स्टैंड है नशे को लेकर, और जो कि होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चेंजेस भी लाया जा सकते हैं, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कि बहुत लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं इस वक्त, वो एक पूरी एक एनालिसिस होना चाहिए, पूरी एक रिपोर्ट आनी चाहिए उसके ऊपर, क्या ये सच में पॉसिबिलिटी है। मगर हमारे देश में भी मुझे लगता है कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये करप्शन का टूल भी हो जाता है प्रेशराइज करने के लिए किसी को, या फिर ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए रिहेबिलिटेशन के लिए, कि प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि जो चीज़ इलीगली हो रही है उसको ना होने दिया जाए। एनडीपीएस एक्ट वैसे आया भी इसलिए है क्योंकि हमारी यूएन कन्वेंशंस बहुत थी जिसमें हमने एग्री किया था, इंडिया में भी वो भी सिग्नेटरी था, कि हम कॉम्बैट करेंगे, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ड्रग कंजम्पशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे बहुत डिसएडवांटेजेस बहुत है हमारे देश में। मैं आपको ये बता पाऊंगा लिमिटेड टाइम। बट ऑन दी अदर हैंड अगर उसको लीगल कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स एलिगेशंस उसके चांसेस कम हो सकते हैं। देखिए मतलब मान लो अगर मैं एक बहुत ही ऐसा एग्जांपल दूं, अगर किसी हरासमेंट को आप लीगल कर दो, सेक्सुअल हरासमेंट को, तो कह देंगे कि भाई उसके भी नेगेटिव जो फॉल्स केसेस है कम हो जाएंगे, तो क्या इसका मतलब कर देना चाहिए हरासमेंट को लीगल? नहीं, तो जरूरी नहीं है, वो तो एक पीपल्स कॉन्शियस देखनी चाहिए कि लोग क्या चाह रहे हैं और क्या राइट है, सेंटिमेंट्स क्या है, Sentiments क्या है? और क्या होना चाहिए एक्चुअली, जो सेंटिमेंट्स भी अलग हो। अभी जैसे अर्पित, जैसे हम सारी ऑडियंस को भी हमें पता है कि आप ईडी के साथ भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी केसेस में आपकी रही है, एंड अगर हम बात करें तो बेसिकली पिछले 3-4 सालों में ईडी का बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखा है मीडिया में। पहले शायद दिखता था, हम छोटे थे, हमने इतना गौर नहीं करा, बट एज फार एज आई नो, जितना मेरे को पता लग रहा है कि बहुत एक्टिव हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ पावरफुल इज ईडी एज कम्पेयर टू CBI, CID, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एंड योर लाइक जो अदर जो हाई प्रीमियम ब्रांचेस हैं सारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन साइड की, लीगल साइड की। तो देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ईडी है मेरे खुद के एनालिसिस में अब सबसे ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी है पूरे देश में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई भी है उसकी वजह ये है। देखिए जो CBI है फॉर एग्जांपल, CBI को माना जाता है एक बहुत ही प्रीमियम एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है हमारे देश की, वो काम कर रहे हैं नॉर्मल क्रिमिनल लॉज के हिसाब से, ऑल्दो CBI के भी स्पेशल एक्ट्स हैं अपने, मगर IPC CRPC जो है उनके दायरे में वो काम कर रहे हैं। मगर जो ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो ईडी है उनका स्पेशल लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो ईडी के जो एम्बिट में आते हैं 2-3 एक्ट्स आते हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 3-4 एक्ट्स हैं जो ईडी के एम्बिट में है। जैसे मैं आपको PMLA की बात करूँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, वो एक बहुत ही स्पेशल लॉ है। जैसे अभी मैं आपको बात कर रहा था 161 की स्टेटमेंट, जैसे जो पुलिस के सामने हम देते हैं उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, मगर आप ईडी ऑफिसर्स के सामने अगर मान लीजिए अगर किसी केस में, आपको मैं पहले प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे पहले क्या होता है, जैसे FIR होती है वैसे एक ECIR होती है ईडी के केसेस में। ECR पहले बनेगी, फिर उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, पहले भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हुई हो, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद जैसे चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में, वैसे कंप्लेंट फाइल होती है, उससे पहले कंप्लेंट फाइल होने से पहले बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आप जो स्टेटमेंट सेक्शन 50 की एक स्टेटमेंट होती है, जो सेक्शन 161 की जैसे स्टेटमेंट पुलिस के सामने होती है, वो सेक्शन 50 की स्टेटमेंट जो है उसकी एविडेंटरी वैल्यू है। अगर आपने उसमें एग्री कर लिया किसी चीज के लिए तो एविडेंस है, वो आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है। पुलिस के सामने आपने स्टेटमेंट दी तो यूज नहीं हो सकता, ये पावर बस ईडी को ही है। ईडी के पास स्पेशल पावर्स हैं ऐसी, वैसी नारकोटिक्स कंट्रोल में भी थी, NDPS में भी थी, मगर वो तूफान सिंह का केस आया तो उसमें उसकी एविडेंटरी वैल्यू हटा दी थी, क्योंकि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में NDPS में जो ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स, गेजेटेड ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, तो पुलिस एलिमेंट है NDPS के अंदर। मगर ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक अलग क्लास ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, दैट आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि एक माइंडसेट है कि पुलिस ऑफिसर्स आपको कोर्स कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, पुलिस की एक मेंटालिटी है, क्योंकि इस वजह से 161 की जो स्टेटमेंट है उनकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, मगर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उनकी वैल्यू है, एविडेंटरी वैल्यू है। यहाँ पे भी रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा भाई मैं गिल्टी नहीं हूँ। नॉर्मल अगर आप मर्डर, रेप, किसी और कन्वेंशनल क्राइम पे अगर आप अरेस्ट होते हो या फिर आप अक्यूज हो तो आप प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना है,
कि आप गिल्टी हो, और इधर भी रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, क्योंकि नेचर ऑफ ऑफेंस ना क्या बोलते हैं, जैसे मर्डर है या फिर और भी कोई भी कन्वेंशनल क्राइम है, चोरी चकारी जो भी है, वो एक इंडिविजुअल को हैम्पर करते हैं या थोड़ी लार्जर सोसाइटी को हैम्पर करते हैं। मगर जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ऑफेंसेस है ना, पूरे देश की इकोनॉमी को क्रिपल कर देते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है, पूरे देश को हर किसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस को बहुत सीवियर ऑफेंस माना जाता है। तो जैसे आपको मैंने बताया, सेक्शन 24 है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 50 की स्टेटमेंट एडमिसिबल है, और यहाँ पर अगर ईडी के ऑफेंस में अगर आप अरेस्ट होते हो तो आपको बेल मिलना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने आपको एनडीपीएस के केस में बताया, बेल मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। वहाँ पे कुछ ऑफेंसेस है जहाँ पे ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे सेक्शन 45 में ट्विन कंडीशन है। आपको जज को ये प्राइम ऑफिसर होल्ड करना पड़ेगा या दैट यू आर नॉट गिल्टी। मिनी ट्रायल हो जाता है एकदम, आप समझ लो। जो इतने सालों में डिसाइड करना है वो अभी उसको प्राइमरी बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा, चाहे मान लो चार्जशीट तक फाइल ना हुई हो किसी केस के अंदर, तो बहुत ही बर्डन बढ़ जाता है। तो इतनी स्पेशल पावर्स है आपकी। और ईडी का अगर जैसे आपको पीएमएलए का मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं ऐसे नॉर्मल व्यूअर्स के लिए, पीएमएलए का स्ट्रक्चर क्या है, पीएमएलए लॉ है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चीटिंग के केस में अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो गई एग्जांपल, और चीटिंग केस में मान लो आपको 10 करोड़ का आपके पास मनी की ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, तो अब ईडी का जो है पीएमएलए उसका एक शेड्यूल है, उसमें शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है कुछ, जैसे रेप, मर्डर हैं, और भी बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट फ्रॉड हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स हैं कि अलग अलग एक्ट्स प्रोविजंस के शेड्यूल है पूरा, कि इन सेक्शंस के अगर आपके अंदर कंप्लेंट रजिस्टर हुई है या फिर एफआईआर रजिस्टर हुई है आपकी, तो ईडी का रोल तब आता है। अगर मान लो जैसे चीटिंग का आपने आपको एक एग्जांपल बता रहा था, तो चीटिंग के केस में 10 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है, 10 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है, आप चीटिंग के केस में एक अलग आपकी चीज चल रही है, ट्रायल चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मगर अब ईडी वाले केस में, जो पीएमएलए के केस में ईडी का रोल आता है मनी लॉन्ड्रिंग को रिलेटेड। अब वो 10 करोड़ रुपए हैं, उनका क्या है, वो एक अपने वो भी तो 10 करोड़ रुपए भी तो एक अपने में ऑफेंस है। उनको यूज करना, उनको पोजेस करना, उनको ट्रांसफर करना, उनको प्रोक्योर करना, और उनको ऐसे दिखाना कि जैसे वो साफ पैसा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि आपने पैसे को साफ कर दिया। देखो जैसे मर्डर से अगर आप मानो मर्डर करके पैसा आया, मर्डर के जो ऑफेंस है वो तो आपको वो आईपीसी आपको देखेगा, 300 देखेगा आईपीसी का, और जो पैसा आया उसका क्या होगा, अच्छा वो भी तो अपने में एक ऑफेंस है। आपके पास पैसा है, वो आपको ईडी देखेगा। मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए में उसकी पूरा ट्रायल चलता है आपका। तो एक ये प्रेडिकेट ऑफेंस, मतलब एक शेड्यूल्ड ऑफेंस आपका दूसरा है, फॉर एग्जांपल मर्डर, मगर जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज अ सेपरेट ऑफेंस। तो इसकी ट्रायल यहाँ पे चलेगी, इसलिए आपने देखा होगा सीबीआई भी चल रहा है, ईडी भी साथ में चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ था। हाँ जी, उसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो गई थी, उसमें हाँ। सीबीआई भी इन्वॉल्व थी, हाँ। मुंबई पुलिस भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर, एनसीबी भी वगैरह भी NCB इन्वॉल्व थी, क्योंकि उसके अंदर उसके फादर ने की एफआईआर डाली थी कि कहते 15 करोड़ मेरे बेटे के अकाउंट से लिए गए, 15 करोड़ का ऑर्डर अमाउंट। तो फिर अब देखो, लेना एक अपना ऑफेंस है, और 15 करोड़ को रखना, यूज करना, यूटिलाइज करना, उसके साथ डील करना एक अपने में ऑफेंस है, क्योंकि दैट इज एन इकोनॉमिक ऑफेंस। तो इसका अलग वो चलता है। ईडी के जैसे मैं आपको बता रहा था, इसलिए ईडी पावरफुल इसलिए क्योंकि दे हैव स्पेशल लॉज विद देम, इसलिए आजकल ईडी इतना पावरफुल हो गया है। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली भी बहुत उसको यूज किया जा रहा है ईडी को, क्योंकि देखिए आप बेल मिलना कितना मुश्किल है उस केस में। तो यही है। इज इट लाइक कि जैसे पिछले कुछ टाइम में विजय माल्या का केस हुआ है, नीरव मोदी का केस हुआ है, और जैसे कि आपने बताया कि ये इतने सेंसिटिव केसेस है जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ईडी ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गई है। देखिए वैसे जो कॉर्पोरेट फ्रॉड वगैरह होते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे पास एसएफआईओ में भी मैं कुछ टाइम था, तो एसएफआईओ इन्वेस्टिगेट वेरी हाई लेवल ऑफ सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल क्राइम्स, फाइनेंशियल स्कैम्स इन्वेस्टिगेट करता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट जो है, अगर कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो 447 सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, अगर फ्रॉड हुआ है तो उसके अंदर पनिशमेंट है, कंपनीज एक्ट की एक अलग पनिशमेंट है, दैट इज अ सेपरेट क्लास ऑफ ऑफेंस। तो जैसे मैं एसएफआईओ में भी था, तो उस वक्त भी मैंने बहुत देखा वहाँ पे कैसे कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेट होते हैं। कोई उसके बाद एग्जांपल के तौर पे बताना चाहिए। देखिए जैसे कुछ मैंने काफी हाई लेवल के सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट फ्रॉड्स मैंने देखे थे। अब जैसे अगर कॉर्पोरेट फ्रॉड्स कैसे होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हाई लेवल पे, जैसे एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी फॉर एग्जांपल,
अब उसने पब्लिक से भी पैसे ले रखे हैं, जो शेयर्स हम सब्सक्राइब करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, पब्लिक से पैसे ले लिए, बैंकों से भी पैसे ले लिए। अब वो पैसे तो पब्लिक के पैसे हैं, एक इंडिविजुअल के पैसे तो है नहीं। अब वो सही तरह से यूटिलाइज होने चाहिए वो पैसे, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक के पैसे लिए, अब वो उनको ना साइफन कर देते हैं पैसे। फॉर एग्जांपल 10 कंपनीज बना दी मॉरिशस में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, और भी बहुत सारे टैक्स हेवन्स हैं ऐसे, जहाँ पे कॉर्पोरेट पैसे ऐसे जो फ्रॉड होते हैं, जहाँ पार्क होते हैं पैसे। बहुत सारी कंपनियों को आगे शेल कंपनीज बना दी, अगर आपने सुना होगा, शेल कंपनीज है, उनमें ट्रांसफर कर दिए और उनको दिखाया कि ये अनरिलेटेड कंपनीज है, हमारी रिलेटेड कंपनीज नहीं है। हम बोले रिलेटेड कंपनीज हो सकता है कि भाई आपका ही पैसा है, हम कहेंगे हमारी तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, मैंने माल खरीदा किसी से, माल कभी खरीदते नहीं उससे, पैसे आपने दे दिए उसको, या फिर आपने लोन दे दिया उस कंपनी को, या उस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करके पैसा पार्क कर दिया उन कंपनीज में, और वो कभी रिकवरी नहीं हुआ, बोला कि लॉस हो गया हमें, वो कंपनी डूबती। मगर अल्टीमेटली वो पैसा वहां चला गया, वहां से आगे बहुत सारी वेब ऑफ ट्रांजैक्शन से कहीं ना कहीं आपके पास वो वापस पैसा एक नंबर में आएगा या 2 नंबर में पैसा आएगा। तो वेब ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, और आप अपनी बैलेंस शीट जो होती है उनको विंडो ड्रेस कर देते हो। कंपनी में होता कुछ नहीं है, आप दिखाते हो कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए कभी भी शेयर वैल्यू आप बढ़ा देते हो कंपनी की, दिखा के प्रॉफिट है, और शेयर होल्डर्स ही जो होते हैं, मेन जो डायरेक्टर्स वगैरह, वो बेच के निकल जाते हैं हाई रेट पे, आपने बेच दिए कंपनी के शेयर्स। तो इस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह होते हैं। इन्वेंटरीज अपनी इन्फ्लेट कर दी, अपनी सेल्स इन्फ्लेट कर दी, मगर एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ हो ही नहीं रहा। तो जैसे आपने बताया कि सपोज मैंने ही कोई कंपनीज 10 जगह खोल दी अपनी इधर उधर, मैंने अपनी उसमें दिखा दिया कि भाई मैं इनसे कुछ बिजनेस करता हूँ, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ माल आ रहा है, आइडियली उसके प्रूफ्स मेरे पास भी होने चाहिए, राइट? कि सो फॉर एग्जांपल मैं कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने किसी को पे करा, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो आइडियली पे भी कर रहे हैं, वो कुछ इंपोर्ट भी नहीं कर रहे, एंड देन वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखा भी रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं से उन्हीं के पास घूम के आ जा रहे हैं, घूम के आ रहे हो, कहेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। अब क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट डूब भी तो सकती है, जेन्युइन बिजनेस फेलियर भी तो हो सकता है। तो ये सोफिस्टिकेटेड एजेंसीज ये इन्वेस्टिगेट करती हैं। ऐसे मैंने काफी सारे फ्रॉड के केसेस इन्वेस्टिगेट करे, और ये SFIO, ED, CBI, ये काफी इंटर-रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं। वो कंपनीज एक्ट देख रही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग देख रही है, वो IPC के, CBI IPC के ऑफेंसेस देख रही है, क्योंकि वहाँ पे भी तो चीटिंग है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक जुर्म है। तीनों इन्वेस्टिगेटिंग अलग अलग तरीके से देख रही है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को देख रही है। तो दीज आर द वेब ऑफ ट्रांजैक्शन, और उसमें एविडेंस कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, दूसरे देश से एविडेंस लेकर आना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ऐसी वेब ऑफ ट्रांजैक्शन होती है इनमें, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, जिसमें हर तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया, फ्रॉड करना अपने में, चीटिंग करना IPC का ऑफेंस है, और मनी लॉन्ड्रिंग करना PMLA के एम्बिट में आता है। इसलिए आप देखो तो हम कॉमन लोगों को ही उस चीज पे इम्पैक्ट करता है वो चीज़। क्योंकि आप देखो जैसे पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड हुआ, अगर उनके पास पैसा गया उधर से, तो वापस अब बैंक को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, क्योंकि और भी तो लोन्स देने ही हैं। तो कहाँ से वो पैसा आएगा? सरकार देगी, सरकार करेगी टैक्सेस से पैसे कलेक्ट, तभी इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना पीरियड में ही देखो, अगर कोरोना पीरियड में स्पेंडिंग गवर्नमेंट की बढ़ी और टैक्स कलेक्शन बहुत कम थी, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी। पेट्रोल के आप दाम देख रहे हो, हर चीज के दाम देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट अगर किसी चीज में इन्फ्यूज कर रही है पैसा, अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो हमें ही आएगा उस चीज का। कॉमन मैन ही सफरर है। तो इसमें जैसे अब इतनी थॉरो स्टडी करने के बाद और कॉमन मैन अगर सफर है, तो इन फ्रॉड्स को अगर मिनिमम करना या इसको कम करा जाने के लिए कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड? देखिए, एक तो सबसे पहले हमारे देश में करप्शन का बहुत बड़ा इशू है, करप्शन का है, और रेगुलेशंस का भी बहुत इशू है। अगर रेगुलेशन ऑन पेपर है और एक्चुअली एनफोर्समेंट नहीं हो रही किसी भी चीज़ की, तो प्रॉपर रेगुलेशन आनी चाहिए। जो जैसे ये एजेंसीज हैं, ED, SFIO, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पिवटल रोल प्ले कर रहे हैं। अब जैसे उसका एक्सट्रेडिशन नहीं हो पा रहा नीरव मोदी का या विजय माल्या का, या तो बायलैटरल ट्रीटीज इतनी अच्छी होनी चाहिए, या इंडिया को उस तरीके से अपनी स्टैंडिंग बनानी चाहिए कि वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। और बाकी में रेगुलेशन वगैरह में, इसलिए रेगुलेशन में चेंजेस आते रहते हैं। आप देखोगे पहले भी फ्रॉड्स हुए, जैसे हर्षद मेहता के फ्रॉड में बोलते हैं, तो उसमें सेबी के लॉज वगैरह बहुत चेंज हुए। तो जैसे जैसे अब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट भी आया, अब ये विजय माल्या वगैरह के जो फ्रॉड्स के बाद ये आया,
ये रेगुलेशन वगैरह में आपको चेंज करने पड़ते हैं जैसे जैसे कुछ नया केस दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से, मगर देखो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। हमें पहली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ पहले ही उस चीज को एंटिसिपेट कर लेना चाहिए और उसको ऑन ग्राउंड रियलिटी देखना चाहिए। हम चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, अगर ऑडिट्स हो रहे हैं तो प्रॉपर ऑडिट्स होने चाहिए इन कंपनीज में, देखना तो चाहिए कि एक्चुअली असली में अंदर है कि नहीं है। तभी आजकल सरकार भी थोड़ा सा ऑडिटर्स वगैरह को स्ट्रिंजेंट लॉज लेकर आ रही है कि जिससे ऐसा पैसा ना जाए कहीं भी, फ्रॉड ना हो, मिनिमम फ्रॉड हो। मगर देखो चाहे हमारी इकोनॉमी है चाहे यूएस की इकोनॉमीज है, कॉर्पोरेट फ्रॉड तो हो ही रहे, ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ देश में हाँ और ऑब्वियसली हमारे देश में इस चीज को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए, आने चाहिए और उनको ऑन ग्राउंड रियलिटी हमें दिखनी चाहिए एज अ कॉमन पर्सन को। अगर कोई है तो वो बाहर जा कैसे पाए, तो इंटर डिपार्टमेंट जो है कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट होते हैं किसी न किसी तरीके से। मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग अ सर्टेन गवर्नमेंट, बट बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो इम्पैक्ट क्रिएट करती है। जैसे कि थोड़ा हम अदर टॉपिक जा रहे हैं अभी, सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस हुआ था तो उसमें एक पॉलिटिशियन का नाम आया था, बट 2 दिन बाद वो नाम कभी नहीं आया मीडिया पे। तो है ना, मूवीज में भी देखते हैं कि मीडिया की वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी लीगल केस के अंदर, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग हो रही होती है अगर किसी भी तरीके के केस में। तो एक्चुअल में ये तो लेमन पर्सपेक्टिव हो गया जो मैंने खुद ऑब्जर्व कर लिया, फिर हमारे जैसे लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। एक्चुअल में मीडिया का कितना बड़ा रोल है किसी केस को शेप करने में या रीशेप करने में या फिर उसको चेंज करवाने में? देखिए, मैं मीडिया को एक दो धारी तलवार की तरह बोलूँगा। अच्छा भी बहुत होता है मीडिया की वजह से, बुरा भी हो जाता है मीडिया की वजह से। अब देखो, अच्छे की मैं अगर आपको बात करूँ, अगर लीगल सेंस में बात करूँ, अगर आपने सुना हो जेसिका लाल मर्डर केस, प्रियदर्शनी मट्टू का मर्डर केस, अब मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन केसेस में, बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स थे। हम मनु शर्मा को नीचे वाली अदालत से बरी कर दिया गया था, एविडेंस नहीं है, पर मीडिया ने इतना प्रेशर क्रिएट किया, इतने कैंपेन्स रन करे, इतने स्टिंग ऑपरेशंस करे कि जब वो हाई कोर्ट में गया तो उसको कन्विक्ट कर दिया गया। अब देखिए मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली प्रियदर्शनी मट्टू के केस में भी यही हुआ था, इतने कैंपेन्स रन करे, स्टिंग ऑपरेशंस हुए, इतने एविडेंस कलेक्ट करे, क्योंकि उनको एक्विटल इसलिए हुआ था क्योंकि एविडेंस नहीं है। अब जज भी एक एविडेंस ऑन रिकॉर्ड तो आना चाहिए असली में जो भी हुआ है, मगर कानून को तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, उसके सामने भी तो आना चाहिए। मैंने आपको बताया था बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए यही है आदमी जिसने किया है। तो मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट में भी लेटेस्ट आया था कि भाई इतनी ज़्यादा रेपुटेशन हैम्पर हो गई है जो कि लोग इन्वॉल्व हैं। एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था सुशांत सिंह में, पुलिस ऑफिसर्स और बहुत सारे ऑफिसर्स ने क्लियर डाली थी इस केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे, कितने हैम्पर हो गया, उनको अपनी टीआरपी के लिए भी मतलब कुछ जेन्युइनली करना पड़ता है, कुछ वो जानबूझ के उनके शेयर मोटिव्स की वजह से उनको करना पड़ता है। अब पता नहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या असली सच्चाई है, क्या झूठ है, मीडिया को क्या उनने भी कोशिश करी, कोशिश में ज़्यादा हो गया उनसे, एक पब्लिक परसेप्शन बना देते हैं वो। अच्छे में भी हो जाता है और कभी कभी कोई सही आदमी है उसकी बुराई में भी हो जाता है काम, दोनों वही दो धारी तलवार। आइडियली की पॉइंट तो की रोल तो है ही है हर केस में। रोल तो देखो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, मीडिया को, प्रेस को बोला जाता है। मतलब दे हैव लॉट ऑफ पावर एंड दे शुड एक्सरसाइज दैट पावर मोर कॉशियसली। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी बहुत है। आजकल मीडिया छोड़ी, सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हर किसी का ओपिनियन है और हर कोई बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है ओपिनियन। मीडिया, सोशल मीडिया दोनों चल रहे हैं। सोशल मीडिया से मेरे को एक चीज़ याद आई, आज से कुछ साल पहले केस हुआ था, इंद्रजीत करके कोई सरदार थे, करोल बाग में थे, लखनऊ में एक केस हुआ था। तो वो मीडिया के थ्रू ही हाईलाइट हुआ। दोनों जगह पे एक चीज़ कॉमन थी कि जिस तरीके से उन लड़कों के अगेंस्ट कुछ जो भी ब्रेन फ्रेमिंग दिखाई गई ऑडियंस की, यहाँ पे कोई टीजिंग कर रहा था या फिर कैब वाले को बदतमीजी कर रहा था, राइट, कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस
हमें वो चीज देख के डर लग जाता है कि यार कल को हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, 10 साल मेरी भी खराब हो जाएंगे लाइफ के, जैसे उस बंदे के हो गए। अब क्या वैसे तो लखनऊ वाले ड्राइवर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली या फिर कुछ, बट हर किसी के साथ नहीं होता है। कई लोग उठ नहीं पाते उस चीज से कि यार मैं शक्ल कैसे दिखाऊंगा सोसाइटी में, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, लोग मेरे को गलत तरीके से देखेंगे। तो मीडिया इस तरीके से भी रोल प्ले कर, सोशल मीडिया इस तरीके से भी एक खराब रोल प्ले ही कर रहा है। देखिए मतलब ऑब्वियसली इसके हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहले किसी और तरीके से मीडिया को यूज किया जाता था, अभी सोशल मीडिया आगे, कल को हो सकता है आगे भी कुछ आए हम कोई चीज़ आ जाए। मगर बस अब अगर ऐसी चीज़ है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि हम इस चीज़ में ना फंसे। अब देखिए अगर ऐसा कोई केस हो जाता है, ठीक है, पहले तो कोशिश करी जाए कि ऐसी सिचुएशन से दूर रहो, क्योंकि देखो विमेन सेंट्रिक लॉज है हमारे देश के अंदर, वो किसी ना किसी पर्पस की वजह से बनाए गए, मार्जिनलाइज सोसाइटी के लिए बनाए गए, जहाँ पे एक्चुअली इस चीज की जरूरत है। सेक्सुअल हरासमेंट जहाँ हो रहा है, लॉ तो होगा ही ना। अगर उसका मिसयूज हुआ इसका मतलब ये थोड़ा ना लॉ नहीं बनाएंगे। मिसयूज हो सकता है उस लॉ का, मगर लॉ तो बनाएंगे। सच में जो बेनिफिशियरी है उसको तो यूज कर सकता है इस चीज को, मगर ऐसी सिचुएशन से जितना दूर रहा जाए उतना दूर कोशिश करनी चाहिए कि रहा जाए। मगर अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी भी अपने सेफ गार्ड्स हैं, कैसे करा जाए उस चीज के लिए। जैसे कॉर्पोरेट में भी होता है, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट होता है हर कॉर्पोरेट फील्ड में, हर एमएनसी कंपनीज में बेसिकली उसकी ट्रेनिंग होती है, सब चीज बताई जाती है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, मेन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने आपको बोला, जो लेजिस्लेचर है ना, हमेशा एक जो मोस्ट अफेक्टेड जो एरिया ऑफ सोसाइटी है, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, उसको सोच के बनाया जाता है। आप सोचिए कहते अगर मेन के लिए भी अगर ऐसी चीज हो तो बड़ा डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर सच में कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि सच में किसी आदमी ने हरास किया है एक औरत को, आदमी का कैसे मेरे को भी किया, मगर होना जरूर चाहिए, सेफ गार्ड होने चाहिए, आदमियों के लिए भी जरूर होने चाहिए। मगर मैं आपको एक लीगल जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकर है, उसके माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। मगर अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो आपके पास भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। एक तो वही वाली बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कोशिश करो कि ऐसी सिचुएशन में ना आ जाओ। मगर इस चीज का देखो, जैसे 498A है आईपीसी का, क्रूएलिटी, किसी औरत की शादी हो जाती है, आपने देखा होगा कितने सारे केसेस। अभी भी रिसेंट रिपोर्ट थी कुछ टाइम पहले की, मोस्ट मिसयूज सेक्शन, सारे झूठे मोस्टली केसेस में, या फिर किसी में कन्विक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आदमी की तो जिंदगी खराब हो गई। मगर ऐसा अगर लॉ है तो किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को सोच के बनाया गया और उसमें फिर चेंज लाया गया। पहले तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मैंडेटरी था, मगर अब बोल दी कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, क्योंकि एफआईआर अगर रजिस्टर हो जाती है बहुत बड़ी चीज होती है। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सकता उसके अंदर, या तो आप डिस्चार्ज हो, एक्विटल हो आपका, ठीक है, या फिर कंपाउंडेबल ऑफेंस है अगर तो कंपाउंड हो ऑफेंस, नहीं तो आपको हाई कोर्ट से क्वेश्चन करानी पड़ेगी उस एफआईआर की, पीछा नहीं छोड़ेगी वो एफआईआर आपका। एक एफआईआर रजिस्टर होना भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। देखिए अगर ऐसा है तो आप पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा आपको। पहले तो कोशिश करो ना हो, मगर आप ट्रायल फेस करो, अपने सबूत लेकर आओ, अपने विटनेसेस लेकर आओ। अगर ऐसी चीज होती है ऑब्वियसली आपको एक लीगल बैटल लड़नी पड़ेगी, मगर उसके बाद अगर एक झूठी चीज साबित होती है तो आप डिफेमेशन का केस डाल सकते हो। अगर आपने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का सुना होगा, उसमें सिमिलर चीज थी, उन्होंने डिफेमेशन करा तो वो जीते भी उसके बाद, उनको ज्यादा कंपनसेशन मिला एम्बर हर्ड से डिफेमेशन। तो आपके पास रेमेडीज है, मगर अब देखो क्या उस जॉनी डेप की रेपुटेशन है, उसके इतने साल वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। उसके अलावा आप 211 की कंप्लेंट कर सकते हो सेक्शन में कि झूठा केस मेरे पे किया गया। उसके अंदर ये है कि अगर 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर लड़की ने झूठा केस किया, चाहे वो डाउरी का हो चाहे किसी भी चीज। हाँ, कोई भी झूठा अगर आपको केस के फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है, डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो सकती है। बट जैसे एक और स्टेटमेंट उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा ऑफेंस के अंदर आपको वो एलिगेशन लगाया है जिसमें डेथ है पेनल्टी या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल की सजा है, तो 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर रेप के झूठे एलिगेशन लगाए हैं किसी ने आपके, तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। रेमेडीज है, मगर यू हैव टू गो थ्रू दैट लीगल प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन। जैसे एक लाइन है, अ मैन इज गिल्टी अंटिल प्रूवन। कहीं ना कहीं He is innocent until proven guilty. हाँ, यस। तो कहीं ना कहीं मतलब सोसाइटी में हम देखते हैं तो हमें वो चीज़ सच भी लगती है, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है तो बहुत ही, मैं आपको नॉर्मल पब्लिक सेंटिमेंट ही बताता हूँ, अभी सबको ऑडियंस भी रिलेट कर लेंगे इस चीज़ से, कि हम सबको डर लगता है इस चीज़ से एज अ मैन,
जो थोड़ा लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, एवरेज लाइफ जी रहे हैं, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, और कहीं ना उनके दिमाग में यही चीज हमेशा रहती है और लोग स्टैंड लेने से डर जाते हैं उस चीज को लेकर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने रेमेडीज बताई कि हाँ रेमेडीज है, बट इस बात में सच्चाई कितनी है जो स्टेटमेंट मैंने बोली? अगर आप आउटपुट की अगर हम बात करें, अगर मैं आपको इस चीज से ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे इनोसेंट लोग फॉल्सली इम्प्लिकेट होते हैं। जस्टिस सिस्टम कैसे हो सकता है आपका? एलिगेशन आप अगर कोई अगर सच में किसी का है तो एलिगेशन तो लगेंगे ना यार। हो सकता है झूठे एलिगेशन हो, सच्चे एलिगेशन हो। अब हम रेमेडीज की तरफ ही तो फोकस कर सकते हैं। मगर अगर झूठा केस है, क्राइम ऑफिसर दिख रहा है, उसकी भी रेमेडीज है, इमीडिएटली आप क्वेश्चनिंग भी करा सकते हो, हाई कोर्ट से एफआईआर क्वेश्चन करा दो उस चीज की। मगर कहीं ना कहीं ये भी हो गया कि कहते इसके लिए बहुत कॉस्ट इनकम भी करनी पड़ती है यहाँ पर। सच्चाई है इस चीज के अंदर कि बहुत इनोसेंट लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। मगर अब लॉ तो आपको एक रेमेडी प्रोवाइड कर सकता है ना उस चीज के लिए। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, अब भी थोड़ा कह सकते तूने थप्पड़ क्यों मार दिया मेरे को। अब हम आगे ही तो बढ़ेंगे उस चीज के ऊपर कि अब उसने मारा तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। आपको तो पेन हो ही गया ना उस चीज उसके थप्पड़ से, उसके एक्ट से। हम तो आपको आगे रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं ना। मगर अगर वो थप्पड़ भी ना मारे या फिर ऐसी चीज ना हो तो सोसाइटी में एक जागरूकता पैदा होनी चाहिए। आपको मोरल्स अपने इम्प्रूव करने चाहिए। एजुकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन ऐसी होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, सेक्सुअल एजुकेशन होनी चाहिए कि उसको प्रिवेंट ही कर दे ऐसी चीज को होने से। जैसे आपने बताया कि जैसे कॉज इनपुट इसमें लगता है, अगर फॉल्स एलिगेशन लग जाते हैं तो कॉज बेयर करना पड़ेगा अपने आप को गिल्टी ना प्रूव करने के लिए भी। अब मोस्टली टारगेट्स वही बहुत से देखे मैंने जो उस चीज को कॉज बेयर नहीं कर पाते और फॉल्स एलिगेशन सड़क चलते पे लग जाती है, किसी में लग जाती है, वो नहीं कर पा रहा, तो उस चीज में हम कैसे हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू? देखिए, आपको मैं इससे पहले आपको ये बताता हूँ कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A है फ्री लीगल एडवाइस का, फ्री लीगल सर्विसेज का। कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे अगर आप औरत हो, आप शेड्यूल कास्ट हो, ओल्ड एज हो, पुअर हो आप, ठीक है, तो आपको फ्री लीगल एड मिल सकती है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे लीगल कमिटीज हैं इस चीज़ के लिए, टोल फ्री नंबर्स हैं इस चीज़ के लिए, आप फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हो। अब कितना इफेक्टिव है वो लोग, कितने इफेक्टिवली आप, बहुत एडवोकेट्स ऐसे हैं जो आपको, जो पैनल पे हैं, बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, मगर कहीं ना कहीं बुराई भी है उस चीज़ में, सही से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जस्टिस लेना एक अमीर आदमी की बात रह गई है, मगर फिर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है और बहुत इफेक्टिव रही है। बहुत ऐसे केसेस रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मान लो अगर आप ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से कन्विक्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक्विट कर दिया, लीगल सर्विसेज आपने अवेल करी, लीगल सर्विसेज पैनल पे ऐसे एडवोकेट्स आपको मिले जो आपको एक्विटल हुआ। मतलब जस्टिस है हमारे सिस्टम में, मुश्किल हो जाता है पाना। टेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात बोली तुमने, वही बात बोल रहा मैं फर्स्ट चीज तो मैं यही याद रखूंगा लाइफ में हमेशा। एक कहावत है ना कि पुलिस और वकील की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। देखिए, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वकील से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो करनी तो वकीलों से दोस्ती पड़ेगी, क्योंकि आपको हेल्प भी वही लोग करेंगे, आपको समझा सकते हैं, आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में कि आप किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ये कैसे आप अपने आप फुलफिल कर सकते हैं। अभी जैसे हम जब आर्यन खान वाले केस के बारे में बात कर रहे थे तो एंटायर ड्यूरेशन उसको बेल मिलने तक में शायद 10-12 दिन लग गए थे, शायद इससे ज़्यादा लग गए थे, राइट। एक नॉर्मल पब्लिक माइंडसेट ये है कि अरे बड़े बाप का बेटा है, ये जल्दी छूट जाएगा, इसको जल्दी बेल मिल जाएगी, ये ब्राइब दे के पैसा ले लेगा। अभी दिल्ली में केस हुआ है एक लीगल स्कैम को लेकर, जिसमें मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन का इन्वॉल्वमेंट है। तो डिस्पाइट बीइंग दिस मच ह्यूज पॉलिटिशियंस जिनका इतना अच्छा पोर्टफोलियो है, पब्लिक सर्विस में भी है, राइट, एंड पब्लिक सपोर्ट भी है, एंड बट ऑब्वियसली चीज़ें पैसा भी है, होगा, पार्टी फंड्स वगैरह सब कुछ होते हैं, खुद के भी उनकी अर्निंग्स, बट स्टिल उनके लिए इतना मुश्किल कैसे हो रहा है? पहली चीज़ एक तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा, सत्येंद्र जैन जी जो है वो लिकर स्कैम में नहीं है, वो दूसरे एक इरेगुलरिटीज में, दूसरी मनी लॉन्ड्रिंग में उनके ऊपर अलग चार्ज है।
मनीष सिसोदिया जी हैं उसके अंदर कहते हैं, जिसके अंदर उनको एक्यूज किया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जैसे अब एक जजमेंट रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के आई 2022 में, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 300 से ज़्यादा पिटीशंस उसमें कंबाइंड थी। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज था कि जो पीएमएलए की जो पावर्स आपको मैंने बताई, स्पेशल पावर्स, उसको कहा कि दे आर ड्रैकोनियन लॉज। पूरे दूसरे एक्ट्स में तो ऐसी पावर्स नहीं है, ऐसा क्या है स्पेशल मनी लॉन्ड्रिंग में? दैट इज अ पॉलिटिकल टूल। अब आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दैट केस। आई वाज one of the team members, 4 team members who were representing the enforcement director Union of India in that case. So I had that opportunity, तो मुझे in depth पता है कि उन केसेस में ऐसे क्या लॉज हैं, जो आपको मैंने बता ही दिया। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके ऊपर, बेल मिलना इतना मुश्किल है, स्टेटमेंट्स ऐसी हैं, इवन आपको ECIR जो FIR की कॉपी जिससे सिमिलर होती है उसकी कॉपी भी नहीं मिल सकती। ECIR की होती है, ECIR की कॉपी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि दैट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को, हर चीज को अप्रूव किया। अब ED का जो मैनुअल होता है, क्या प्रोसेस है, वो भी आपको नहीं मिल सकता, दैट इज ऑल्सो एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें थी, जैसे उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 है हमारा डबल जेपर्डी को लेकर, कि अगर एक ऑफेंस के लिए आपको 2 बार इम्प्लीकेट नहीं करा जा सकता एक आदमी को, एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा मिल रही है। मगर ED का जो है, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो मर्डर है फॉर एग्जांपल, दैट इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस, और मनी लॉन्ड्रिंग इज अ डिफरेंट ऑफेंस। तो आपको ये नहीं कह सकते कि वो एक ही ऑफेंस है, क्योंकि देखा जाए तो चाहे वो एक ही इवेंट में हुआ है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने चोरी करी है, पैसे भी आए हैं, उसने चोरी भी करी है, वो तो एक ही कंबाइंड एक इवेंट है, मगर वो अलग अलग 2 सेपरेट ऑफेंसेस हैं। चोरी प्लस चोरी का पैसा बेसिकली अलग हो गया दोनों चीजें। तो उनको देखिए, अब ये कहीं ना कहीं 2 एंगल्स है। जैसे आप मनीष सिसोदिया जी की बात करें, सत्येंद्र जैन जी को तो अभी बेल रिसेंटली मिल गई है मेडिकल ग्राउंड्स पे, मगर मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि 2 एंगल्स है इसके अंदर। एक चीज़, आप पॉलिटिशियन हो चाहे कितने भी बड़े, आप कानून से ऊपर नहीं। दूसरी चीज़, ये पॉलिटिकल जो हुआ है, मैंने काफ़ी डिटेल्ड स्टडी किया है मनीष सिसोदिया के भी केस में, तो उसमें बहुत सारे उन पे एलिगेशंस हैं, बहुत सारे उन्होंने फ़ोन डिस्ट्रॉय करे उस वक्त, बहुत सारे एक्साइज कमिश्नर बदले फेवरेबल पॉलिसी लेकर आने के लिए। उन्होंने रिटेल मार्जिन जो था, लेकर जो वेंडर्स था, उनको 5-6% से लेकर 12% कर दिया, और जो गैप है उसके किकबैक्स ले लिए, पहली ब्राइब में ले लिए साउथ ग्रुप से। ऐसे बहुत सारे एलिगेशन है। बहुत बड़े लीगल चीफ, रिटायर्ड चीफ जस्टिस के भी ओपिनियंस थे, उन्होंने कैबिनेट नोट से गायब कर दिए, जस्ट टू मेक दैट पॉलिसी फेवरेबल फॉर दोज पीपल। उन्होंने बहुत प्राइवेटाइज कर दिया लीगल पॉलिसी को। अब ये नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि दैट हैज टू बी प्रूव्ड बाय अ प्रॉपर ट्रायल। मगर बेल उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस है। जज को ये प्रूफ सेटिस्फाई होना चाहिए कि कहते ही इज नॉट गिल्टी, और उनके अभी जितने एविडेंसेस हैं उनके अगेंस्ट हैं। अभी हाई कोर्ट तक बात पहुंची, अभी आगे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार ये केस एक रिट के फॉर्म में आया था बेल मिलने के लिए, मगर उनको नहीं मिली। कोर्ट ने बोला कि आप अपनी लीगल रेमेडीज अवेल करिए। तो देखिए, दोनों एंगल्स हैं, कितने भी आप बड़े हो मगर आप लॉ से ऊपर नहीं। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल गेम भी हो सकता है, पूरा उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया, या फिर दोनों चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है। बिकॉज ED के पास पावर्स इतनी दे रखी हैं कि दे डजंट केयर अबाउट कि केस किसके अगेंस्ट जा रहा है। हाँ, वो वाले जो आप कंसेप्ट बता रहे हैं कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ यू आर नॉट गिल्टी। यस, वो चीज़ चाहे कितने बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे आप एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग हो, नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, वो सबके लिए इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है। ये कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें एक रीइंफोर्स करता है पूरी सोसाइटी में एक इस चीज को कि यू आर नॉट अबाउट द लॉ। मगर आप कहें कि ये पॉलिटिकली यूज हो रहे हैं ये लॉज, तो क्या कांग्रेस के टाइम पे सेंट्रल एजेंसीज ने बीजेपी के लीडर्स के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं करी थी? अमित शाह जी को अरेस्ट नहीं किया था। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इन फेवर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बट एज अ न्यूट्रल पर्सन मैं आपको दोनों चीजों को बताऊं। जरूरी नहीं है कि, या तो हो सकता है उस वक्त भी उन्होंने यूटिलाइज मिसयूज किया हो सेंट्रल एजेंसी को, अभी भी मिसयूज किया, या हो सकता है दोनों टाइम ना हो। बट दैट हैज, कोर्ट का एक लीगल जस्टिस सिस्टम ही तो उस चीज को डिटरमाइन करेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अर्पित, एक जैसे अभी जो हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला जो कंसेप्ट है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो पेंडिंग चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ना तो उनको गिल्टी बताया गया है, ना वो कॉन्विक्टेड है, वो ट्रायल्स की वजह से उनको बेसिकली जेल में ही रखा गया है अभी तक।
एक स्टैट भी मैं पढ़ रहा था कि अभी इंडियन प्रिजन्स शायद 200 to 300% ऑक्यूपाइड है एज पर देयर कैपेसिटी। तो उनका क्या? और आइडियली किसी बंदे ने 5-10 साल दे दिए एंड देन वो 10 साल तक वहीं पे ही रहा, उस बेचारे का क्या होगा फिर? देखिए एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए जितनी मेरी नॉलेज है 5 लाख, अभी रिसेंट एक स्टैटिस्टिक्स थे 5 लाख के अराउंड प्रिजनर्स हैं हमारे देश में, और उसके अंदर से मोर देन 75% प्रिजनर्स अंडर ट्रायल। अब मान लो उनमें से कितने परसेंटेज लोग होंगे जो एक्चुअली में गिल्टी नहीं है, इतने सालों से जेल में है। एक ये प्रॉब्लम सिचुएशन है। तभी अभी रिसेंटली सत्येंद्र कुमार अंतिल की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने फिर से उस चीज़ को रिआइटरेट किया। बहुत सारी चीज़ें उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करी है, गाइडलाइंस ले डाउन करी है, बेल के प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया है उस जजमेंट में। फिर से उस चीज़ को बोला है कि कहते हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। बेल मिलनी चाहिए आपको, अंदर रख के क्यों कर रहे हो? अंदर तभी रखा जाए किसी को या तो बहुत हीनियस क्राइम किया हुआ उसने, या प्राइम ऑफिसर ये एविडेंस हो आपके, या आपको लगता है ये भाग जाएगा, ये विटनेस टैंपर करेगा। क्योंकि बेल मिलने के ना देखो गोल्डन ट्रिपल टेस्ट है कि बेल किस केस में मिलनी चाहिए किसी को अरेस्ट हुआ है तो। पहली बात तो अरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, अरेस्ट कब होना चाहिए उसकी भी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है। अगर कोई आदमी कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में तो उसको अरेस्ट क्यों करो? वो जब आएगा आपको सारी कहानी बताएगा, प्रेजेंट है आपके सामने, उसको अरेस्ट क्यों करना? तो ट्रिपल टेस्ट होते हैं। आप विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, एविडेंस टैंपर नहीं करोगे, और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट करोगे। तो बेल मिलनी चाहिए। मगर हीनियसनेस क्या है ऑफेंस की, या फिर आपको पीएमएलए जैसा स्पेशल स्टैट्यूट है उसके अंदर आपको बेल मिलने से पहले सेटिस्फाई करने पड़ेगा, वो अलग चीज है। बट बेल वैसे इन जनरल आपको इन ट्रिपल टेस्ट के बेसिस पे मिल जानी चाहिए। तो आइडियली वो हर केसेस में होती होगी, हर मतलब केस अगर में मैं मनी लॉन्ड्रिंग हटा दूं तो उसके अलावा जितने भी क्रिमिनल केस हो गए, नॉर्मल कुछ प्रॉपर्टी और के एक्ट केसेस और होते हैं हैं जिसमें ऐसी कंडीशंस हैं, मगर मेनली जो ज्यादातर कन्वेंशनल Provision क्राइम्स है हैं उसमें ये ट्रिपल टेस्ट का ही आपका वो है, डिस्क्रिशन होती है जज की। क्योंकि अगर आपको हम यार कोई बेगुनाह जेल में क्यों है? बेगुनाह जेल में नहीं होना चाहिए ना कोई भी, अगर फॉल्सली उसको इम्प्लीकेट किया होगा किसी केस में। तो अब देखो इतनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी भी बहुत ज्यादा जेलों की बढ़ी हुई है, डीकंजेस्ट होनी चाहिए जेल्स। और एक चीज ये भी पॉइंट रहता है कि आदमी अगर कोई ऐसा सच में करा है तो आगे बाहर जाके और करेगा और सोसाइटी को खराब कर देगा, वो भी सच्चाई है, इसलिए जेल होनी भी चाहिए। बेल का एक तो लॉ भी बहुत स्कैटर्ड है, कोई बेल का एक्ट नहीं है हमारे देश में, डिस्क्रिशन पे चलता है जज की, कुछ गाइडलाइंस वगैरह टाइम टू टाइम आती रहती है। तो बहुत ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, आपको मैं बताता हूँ। मगर हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कहते हैं रिफॉर्म्स होते रहते हैं, एडवोकेट्स के थ्रू रिफॉर्म्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ 1979 में कपिला इंगुरानी एक एडवोकेट थी, उनको मदर ऑफ PIL बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा कि कहते बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैक्सिमम टर्म उस पनिशमेंट का मान लो 10 साल अगर कोई जेल में रह सकते हैं, 7 साल रह सकते हैं, वो गुजर चुका है जेल में, उनका ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, मगर फिर भी वो जेल में है। सोचो अगर वो करा भी उन्होंने ऑफेंस तब भी वो इतने साल तक जेल में रह सकते हैं, और वो भी टाइम निकल चुका है। तो उन्होंने उसके बाद उस PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे ऐसे लोग हैं, तो 70 लोग छूटे, फिर उसी वजह से हजारों लोग छूटे पूरे ऑल ओवर इंडिया अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। उसके बाद बड़ी गाइडलाइंस ले डाउन करी गई। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी रेवोल्यूशन वगैरह होती रहती हैं हमारे देश के अंदर कि जिससे लॉज इवॉल्व होते रहते हैं अंडर ट्रायल। अब देखा जाएगा बहुत सारी जेल्स तो बहुत बुरा एनवायरनमेंट है जेल्स के अंदर, बहुत सारी जेल्स में बहुत, जैसे तिहाड़, मतलब दिल्ली की जेल्स फिर भी बहुत बेटर है, बहुत अच्छी तरह से आपको खाना वाना देते हैं, सही तरह से खाना देते हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। तो बहुत ज्यादा मैनेजमेंट भी हो गया, मगर ऑब्वियसली बहुत डीकंजेस्ट हो गया है जेल्स। बहुत सारी नई जेल्स बनने का भी प्रोस्पेक्ट आ रहा है हमारे देश के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत चीजें आगे हो भी रही है, मगर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का देखो है, और बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग होंगे जिनका मैक्सिमम टाइम गुजर चुका है और अभी भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हैं वो वर्क अपॉन होना चाहिए मुझे। इस जैसा कि हम उस सिनेरियो में नहीं तो हमें पता नहीं लगता कि उस पे क्या काम चल रहा है, बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड जैसे आपने जो बताया ये वाला कांसेप्ट भी काम हो रहा है। एक और चीज जो आजकल सोसाइटी में है कि एक जो रिलीजियस फैक्टर जो आता है इन मैरिज,
तो इसके ऊपर कुछ ऐसा लॉ है कि मैरिज के बाद कन्वर्जन करवाना या फॉल्स होप देके मैरिज करवा के कन्वर्ट करवाना किसी भी रिलीजन में, उस चीज़ पे सोसाइटी ने अपना खुद स्टेप्स लेती है कि किसी ने कर ली, वेदर हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू कोई भी हो, तो सोसाइटी खुद ही एक्शन ले लेती है इंस्टेड ऑफ कोई उसके ऊपर मेरे ख्याल से केस वेस तो कुछ भी नहीं हो सकता उस चीज़ के ऊपर। तो एक्चुअल में ऐसा कोई लॉ है या ये जस्ट सोसाइटी का अपना ही एक टाबू क्रिएट हो देखिए रहा है? अभी यूपी में भी जैसे अगर लव जिहाद वगैरह हाँ। बोलते हैं उसको, तो उस पे भी लॉ है कि दैट इज प्रोहिबिटेड। अगर ऐसा कन्वर्जन हो रहा है उसमें आपको पहले नोटिस वगैरह देना पड़ेगा, ऐसे केसेस में हो रहा है। मगर देखिए एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे बात करें, अगर दो विलिंग इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो साथ में रहना चाहते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट। कंसेंट दोनों का होना कंसेंट अगर है, मगर अगर बिल्कुल कंसेंट नहीं है, अगर किसी इन्फ्लुएंस में जबरदस्ती अगर हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस पे लॉज होने चाहिए उस चीज़ के अंदर, उस चीज़ को एक चेक करना चाहिए। मगर इस चीज़ का मिसयूज भी बहुत हो सकता है, क्योंकि मान लो कोई विलिंग इंडिविजुअल्स हैं, अगर ऐसे नोटिस वगैरह का टाइम है आपको बताना पड़ेगा, अगर पता चल जाए तो उनकी जान को खतरा भी है उन लोगों को। तो पूरे ओवरऑल लेवल सिनेरियो को एक बार देखना पड़ेगा कि उसी के बाद ऐसे स्टेप्स किसी चीज़ के लिए जा सकते हैं। जान को खतरा से एक चीज मेरे दिमाग में आई है, यू बीइंग एन एडवोकेट, आपने बहुत सारे केसेस लड़े हैं, बहुत सारे आपने कन्विक्शंस देखी होंगी, बहुत लीगल प्रोसीडिंग से आपने गो थ्रू करा है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कभी डेथ थ्रेट या किसी भी तरीके का कुछ धमकी, ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ? देखिए एज अ क्रिमिनल एडवोकेट, देखो ऐसी थ्रेट्स आते हैं, पर्सनली मैंने ऐसा फील भी किया है, हुआ भी है मेरे साथ कि अभी मैं एक रेप एक्यूज को डिफेंड कर रहा था किसी केस में, तो मुझे कुछ थ्रेट्स आए, ऐसे फ़ोन कॉल्स आए, रेप सर्वाइवर को कर रहा था तो भी आए, किसी मर्डर किसी केस में ऐसे होता है, और क्रिमिनल केसेस में फ़ोन आते हैं कि आप केस मत लो, धमकियाँ आती हैं, ऐसा होता है। अगर आप देखो तो बहुत एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, बहुत सारे एडवोकेट्स किसी लोगों को डिफेंड करने के लिए, किसी क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाती है। इतने सारे हुआ भी है अभी थोड़े से recently- रेट्स में। हाँ, अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ है कि एडवोकेट को उसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इसके लिए अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी आना जरूरी है कि अगर अभी हमारा, तक नहीं है ऐसा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान में बल्कि आया है, इवन यूएस में ऐसा है प्रोटेक्शन, रशिया में ऐसा है, पाकिस्तान तक में आया है अभी रिसेंटली, हमारे देश में नहीं है। सिर्फ बिल ही है, प्रपोज हुआ था, अभी तक से उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई है। किडनैपिंग हो जाती है एडवोकेट्स की, मर्डर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। उनके लिए पुअर एडवोकेट्स को रिलीफ देने के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन हैं, जो कि बहुत नीड ऑफ द आवर है आज के टाइम में। रैपिडली वो इंस्टेंटली होने चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत थ्रेट्स आते हैं एडवोकेट्स को कि आप इनको डिफेंड मत करो, आपके पास भी आई है, आते हैं ऐसे। तो आप मैनेज कैसे करते हो? मतलब आप फॉर देखिए अगर एग्जांपल ऐसा कुछ है तो देखिए, एक तो पहले हड़का दो आदमी को यार, कि देख लेवल आप समझ सकते हो कि किस तरीके का थ्रेट है वो। आप पुलिस कंप्लेंट करो, आप प्रोटेक्शन भी क्लेम कर सकते हो ऐसे में, अगर आपको कॉन्स्टेंटली ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं, आपको सिक्योरिटी भी मिल सकती है ऐसे केस में। अगर आपको लगता है माइनर थ्रेट्स हैं, या फिर कोई हो सकता है कोई मजाक भी कर रहा हो, जो जानबूझ के ऐसी आपको कर रहा हो कि जिससे आप किसी पर्टिकुलर बंदे का केस ना लो, अगर हम नहीं लेंगे यार तो कौन उसको डिफेंड करेगा यार? वैसे ही अगर वो किसी चीज से गो थ्रू हो चुका है और एक एडवोकेट भी अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उससे इंसाफ कैसे वो मिलेगा? खत्म हो जाएगी। इंसाफ कैसे मिलेगा? तो ये चीज तो देखो रहती है कि जैसे मैं अगर मैं आपकी पोजीशन पे होता, मेरे को नहीं पता कि एज एन एडवोकेट आपकी क्या साइकोलॉजी रहती है, बट आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हो, बट मैं सोचता दो बार कि यार ऑलरेडी मेरे को पिछले कुछ एक महीने में डेथ थ्रेट मिल रखे हैं, ऐसा तो नहीं किसी ने प्लान सेटअप कर रखा है, तो वो चीजों से फाइट बैक करना मुश्किल तो देखिए होता सब, ही होगा। एक ना एडवोकेट की सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, निडर होना चाहिए। नहीं तो आप निडर नहीं हो तो छोड़ दो इस प्रोफेशन। अच्छा, उनके लिए नहीं है ये। हाँ, लाइट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, स्पेशली अगर आप क्रिमिनल लॉ परस्यू कर रहे हो तो लाइट हार्टेड प्रोफेशन नहीं है ये। आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, सच बोलना आना चाहिए आपको। नहीं तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इस प्रोफेशन में? अगर किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते आप, तो आप क्या कर रहे हो इस प्रोफेशन में? ऑब्वियसली एक मनी फैक्टर होता है, मगर एक सेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली आपको तभी मिलती है ना जब सच में किसी आप अफेक्टेड सेक्शन को आप इंसाफ दिला पाओ। तो अगर मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं आपकी बात को अपोज करूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि यार मैं खुद की डेथ क्रिएट करने थोड़ा ना आया था यहाँ पे, मेरे लिए तो पहले मेरा सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है।
देखिए ऑब्वियसली सबके मुझे लिए- कौन इंसाफ देगा फिर? मैं सबके लिए ऑब्वियसली सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है, मगर हम भी इस तरीके से सोचते हैं कि भाई प्रिवेंशन करने के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हम ना ही क्रिएट होने दें। बट मेरे साथ में बहुत एडवोकेट्स के साथ ऐसा है, तभी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी की है। जरूरत है हमारे देश में, वकीलों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए हमारे देश में। तो हम ही तो हैं कि जिनको कोशिश कर रहे हैं किसी को इंसाफ दिलाने के लिए। अगर हम ही पीछे हट जाएंगे, देखो हट भी जाते हैं बहुत लोग, ऐसा होता है। तो देखिए डेथ थ्रेट्स, एग्जैक्टली डेथ थ्रेट्स नहीं होते कि डेथ थ्रेट्स ही आए आपको, धमकियां मत छोड़ दे, हाथ पैर तोड़ देंगे या नहीं बोलेंगे, मगर एक इम्प्लाइड मैसेज होता है आपको, ऐसी चीजें होती हैं। तो अब जैसे इसी चीज़ में अगर मैं बोलूँ कि लॉयर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक एक्ट होना चाहिए। एक केस था मेरे फ्रेंड का ही था कि उसने किसी को पैसों से कुछ केस था एंड ही हैड अ लॉयर लीगल टर्म्स में जाने के लिए। उसने पूरे एविडेंसेस, चैट्स, वॉइस मैसेजेस, कॉल सब कुछ दे दिया एंड उस लॉयर ने बैकफायर कर दिया उसी बंदे को। तो उस केस में या उस पोजीशन पे, क्योंकि एक होप तो खत्म हो गई भाई, मैं किसी के पास इतनी उम्मीद लेके गया कि ये मेरी हेल्प करेगा एंड देन वही मेरे ऊपर चढ़ गया। तो अब उस चीज़ में हम कैसे बच सकते हैं? इसमें भी कुछ कंप्लेन, कुछ अथॉरिटी है जिसके पास जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ की? देखिए एक तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कुछ लोग ना मुफ्तखोर बहुत होते हैं, एज अ क्लाइंट भी बड़े मुफ्तखोर होते हैं। मेरा भाई दोस्त है, मेरा फ्री में काम कर देगा मेरा, ठीक है भाई, हमारा भी एक प्रोफेशन है, मतलब यहाँ पे हम कोई चीज़ आपको बेच नहीं रहे खरीद के, बट हमारी इतनी मेहनत है, इतना स्टडी है किसी चीज़ की, आई एम सेलिंग माई सर्विसेज टू यू। एक तो कंपनसेशन एक प्रॉपर मिलना चाहिए एडवोकेट्स को काम के लिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसके आपके केस में कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, क्या रीजन रहा है, आपके फ्रेंड ने क्या किया हो, उसके साथ क्या बातचीत हो, कि पैसे बोले हो देने के लिए नहीं दिए हो, नहीं बेसिकली गया हो या नहीं गया हो, मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ पैसे मांगे थे, पैसे दिए भी थे एंड कोई लेटर ड्राफ्ट करना था जो आगे वो भेजते हैं। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता किसको भेजना था, बट उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक आना एंड देन ही कॉल कि भाई हो गया, मतलब अभी नहीं हुआ, मैं भेज दूँ नेक्स्ट वीक आना। तो ऐसे से करके जब 1 महीना बीत गया देन उसने बोला कि भाई 1 महीना हो गया है, एक लेटर ड्राफ्ट करना था मैं ही कर देता। उस चीज पर फिर वो इंक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई होकर वो रेंज निकला वहां से लॉयर का भी कि भाई तू मेरे को बोल रहा है मेरा इतना काम होता है तेरे को क्या पता। तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है उस बीच में, बट उस केस में करना क्या चाहिए? उन्होंने बैकफायर किया, मतलब वो किसी और के साथ मिल गए या फिर कहते हैं उन्हीं को धमकी देने लगे, उन्हीं को धमकी देने लगे। देखिए अब देखो हर एक प्रोफेशन में एक ऐसी चीज है, एक नॉर्मल इंसानों की माइंडसेट बन गया यार, अगर आप एडवोकेट नहीं, हर किसी के पास भी चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ, आप एक इंजीनियर के पास चले जाओ, हर प्रोफेशन में हर तरीके के लोग हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेशन है, यही प्रोफेशन है जहाँ पे फ्री में भी लोग, मैं खुद इतने सारे, मैं अगर अपने केसेस की बात करूँ, मैंने भी बहुत सारे केसेस प्रूव होने कर, अगर अफेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मैं अपने सक्सेस या फेलियर किसी केस को उसी से मेजर करता हूँ कि क्या मैं मॉनिटरी टर्म्स में नहीं देखता कि क्या मैं सच में किसी को एक जस्टिस दिलवा पाया, किसी मार्जिनलाइज सेक्शन को, पुअर पर्सन को, या फिर किसी भी अफेक्टेड पर्सन को। तो हर प्रोफेशन में हर तरीके के लोग हैं। अब क्या आपके फैक्ट्स हैं, मैं उस चीज़ पे नहीं बोल सकता कि क्या उनकी टर्म्स थी, क्या थी, उस पर नहीं बोल सकते, मगर हर एक प्रोफेशन में इस तरीके के लोग हैं। मगर रेमेडी क्या ही है आपकी, अगर आपके किसी ने काम नहीं किया तो आप केस करो उसके ऊपर, क्या करोगे? अच्छा, केस ही तो केस करोगे आप, केस ही तो करोगे आप किसी के ऊपर, अगर आपको इंसाफ चाहिए। आप बोल रहे एडवोकेट्स के साथ भी गलत हो जाता है। अब मैंने आपको बोला मेरे को 10,000 रुपए किसी केस के लिए चाहिए, 1 लाख रुपए किसी केस के लिए चाहिए, आपने केस भी करवा लिया मुझसे और पैसे भी नहीं दिए, अब मैं क्या करूंगा? एडवोकेट्स को धोखा देने वाले बड़े क्लाइंट हैं, काम करवा लिए, पैसे नहीं दिए, अब हम क्या करेंगे? हम तो बहुत बार छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, जेन्युइन केस है छोड़ देते हैं, एक बार तो हम भी केस डालेंगे, भाई तू मेरे पैसे रिकवर कर, मैं आपको धमका के थोड़ा पैसे दूंगा आपसे, दूसरी तरफ से भी तो चीज होती है ना, वही बात है। अच्छा, इसमें अभी अरविंद जी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत चर्चा हो रही है और वो रेगुलेट होने वाला है, वो जाएगा, उसमें हम डिटेल्स में नहीं जाते। आपके अकॉर्डिंग क्या से है उस चीज, मतलब वो सही कंसेप्ट है? देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा ना 1800 से चल रही है, कॉलोनियल टाइम से। ये ज़रूरत है कि सारे लॉज को स्ट्रीमलाइन करा जाना चाहिए, किसी के स्पेसिफिक लॉज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तब भी बहुत चर्चा हुई, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत चर्चा हुई, फिर राव कमेटी भी बनी थी। उसके बाद अब देखा जाएगा इंटरेस्टिंगली हिंदू लॉज में तो चेंज आ गया,
अब आपको जान के हैरानी होगी, पहले हिंदू शादी कितनी भी शादी कर सकते थे, सिर्फ मुस्लिम्स को ये एक स्पेशल राइट नहीं है। हिंदू कितनी भी शादी, वहाँ 4 शादी हम कितनी भी शादी कर सकते हैं। मगर हमारे में हिंदू सक्सेशन एक्ट, मैरिज एक्ट आया, अडॉप्शन वगैरह के लॉज आए 1956 के अराउंड, हमारे लॉज में चेंज हो गया, हमारे स्पेसिफिक कम्युनिटी के लॉज में नहीं हुआ है चेंज। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी किसी सेक्शन के लिए चेंज हो चुकी है, मगर कुछ लोगों के लिए नहीं चेंज हुई है। मैं किसी के लिए क्रिटिकल कमेंट नहीं करूंगा, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि कैसे करना चाहिए। क्या सच में जरूरत है अलग लॉज होने के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट लेने के लिए? अगर 1 पर्सन 1 वोट है हमारे देश में, अगर हमारा देश सेकुलर देश है, तो लॉज भी सेम होने चाहिए। अगर अलग है लॉज, देखिए बहुत सारे चीजों में अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग लॉज अभी भी हैं, मगर उनको अपलिफ्ट करने के लिए क्या अलग लॉ हो, क्यों है, रीजन क्या है उसका? क्योंकि हमारे देश में इक्वालिटी का कंसेप्ट है। अगर इक्वालिटी, अगर किसी के स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है तो एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, मतलब कि क्या लेजिस्लेचर या क्या सरकार अचीव करना चाह रही है, उस चीज के लिए अलग लॉ बनाया है उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, इक्वालिटी नहीं फॉलो करते हुए। तो क्या 4 शादी करने से या फिर अलग लॉज होने से क्या अपलिफ्टमेंट हो रही किसी की सोसाइटी की, या फिर बहुत एसेंशियल पार्ट है उनके रिलीजियस प्रैक्टिस का? क्योंकि आर्टिकल 44 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा अभी तक सामने नहीं लेकर आता उसको। मगर हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस की भी इंडिपेंडेंस होने के लिए भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी। और देखना पड़ेगा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या वो। मगर देखिए आज अब आपको मैं केसेस बताता हूँ, लाइंड अप केसेस है। शाहबानो का केस हुआ, उसके अंदर उन्होंने मेंटेनेंस क्लेम करी सीआरपीसी के अंदर कि मेरे को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए अपने पति से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ मिलनी चाहिए, मुस्लिम लॉज में ऐसा प्रोविजन नहीं है। मगर उस वक्त जो करंट उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस जजमेंट को ओवररूल करके एक एक्ट लेकर आए, वो उसमें बोला कि भाई सिर्फ इद्दत के पीरियड तक ही आप दे सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे इंटरप्रिटेशन हुई, दूसरी एक जजमेंट आई, उसमें उन्होंने बोला कि नहीं मिलना चाहिए मेंटेनेंस। इद्दत के पीरियड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 महीने के लिए मिलना चाहिए, इद्दत के पीरियड में मेंटेनेंस मिल जाना चाहिए सारा। फिर उसके बाद ये केस हुआ, फिर उसके बाद एक सरदा मुद्दल का केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उसमें क्या हुआ था, हिंदू ने कन्वर्ट करके करा मुस्लिम में, फिर दूसरी शादी कर ली, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं गलत है। फिर ट्रिपल तलाक का केस हुआ। तो एक देखिए जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिसयूज होता है अगर इतनी इनकंसिस्टेंसीज हैं, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। हमारे देश में 5 करोड़, सोचिए कितना ज्यादा क्वांटम है केसेस का। इतने केसेस हमारे देश में ऑलरेडी पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेनली 85% से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। अगर फिर भी इतने इनकंसिस्टेंट लॉज रहेंगे हमारे देश के अंदर, तो लिटिगेशन और बढ़ेगी और अलग ट्रीटमेंट क्यों मिलेगी किसी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। और ऐसा नहीं है कि हिंदूज की कुछ लॉज ऐसे हैं कि जो मुस्लिम्स में नहीं है। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF का कंसेप्ट है, वहाँ पे टैक्स रिबेट मिलती है। ऑल्दो हिंदूज के लॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं 1956 में, जो आपको मैं बता रहा हूँ, शादी को लेकर, सबसेक्शन को लेकर। हमारे देश में हिंदुओं के लिए भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी जो कहते हैं आगे मिलती है, वो लड़की को मिलती है, लड़के को नहीं मिलती। मगर हिंदूज के लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। मगर एक यूनिफाइड सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए हमारे देश के अंदर, क्योंकि फिर वो उसमें सब्जेक्टिविटी हो जाती है, थोड़ी सब्जेक्टिविटी हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ अगर डिफरेंस है भी, कोई रीजन होना चाहिए उस चीज़ के लिए। मगर क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेच में कोई चीज़ हो जाएगी, पार्ट्स में होना चाहिए वो। जैसे अभी रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई है, उसमें कमेंट्स मांगे गए रिलीजियस अथॉरिटीज से, पब्लिक से, बताइए कि क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इस चीज़ के लिए बात नहीं हो रही है, मगर इसको स्टेजेस में होना चाहिए। जैसे अडॉप्शन के लिए हो जाए, फिर मैरिज के लिए हो जाए, फिर सक्सेशन के लिए हो जाए, फिर डिवोर्स के लिए हो जाए, ऐसे स्टेजेस में आना जरूर चाहिए। जैसे ट्रिपल तलाक है, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा ही ना कोर्ट ने, चाहे किसी की रिलीजन में प्रोविजन था। तो इस तरीके से वो इवॉल्व हो रहा है। मगर कहते इतना अब दिस इज नीड ऑफ द आवर,
अब हम बहुत किसी मिडिवल टाइम में या बहुत पुराने टाइम में नहीं रह रहे। जब हिंदुओं के लिए हो सकता है तो और दूसरी कम्युनिटी के लिए भी हो सकता है। तो एक यूनिफॉर्मिटी जरूर आनी चाहिए हमारे देश में। और वो बेनिफिट के लिए बेसिकली किसी को बेनिफिट के लिए ऑब्वियसली बताओ, उन औरतों का क्या जिनके घर में और भी वाइफ्स है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। मैं सिर्फ एक शादी के लिए नहीं बोल रहा, और भी बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं हमारे देश में। यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जीएसटी का एग्जांपल लूं, ऑल्दो वो पर्सनल लॉ है और ये फाइनेंशियल लॉ है, इतने सारे स्कैटर्ड लॉज थे, कंसोलिडेट करके एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया। ऑब्वियसली उससे एफिशिएंसी बढ़ती है देश की। तो इस तरीके की चीज है कि होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बस मैं, जो कि ये है कि बहुत सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे जो लीगल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ना मूवीज से बहुत इन्फ्लुएंस हो रखे होते हैं। जॉली एलएलबी आई, जय भीम मूवी आई, एक साउथ की काफी फेमस मूवी है। तो रील और रियल में कितना बड़ा डिफरेंस है? देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ ना बहुत डिफरेंट है। हमारे को बॉलीवुड ने जो सिखाया है वो एक्चुअली में सच है नहीं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि बॉलीवुड मूवीज में हथकड़ियाँ लगा के लेके जाते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, हथकड़ियाँ लगा देते हैं, मगर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1994-95 के अराउंड की, जिसमें 1978-1980 के पुरानी जजमेंट्स को उन्होंने रिआइटरेट किया बोलते हुए कि आप किसी आदमी को हैंडकफ नहीं कर सकते। ऐसे स्पेशल परमिशन चाहिए कोर्ट से कि आदमी भाग जाएगा या फिर कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उसको हैंडकफ करें, क्योंकि वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। कोर्ट में खड़े हो घंटों घंटों तक हैंडकफ लगा के, अब भाई आप कन्विक्ट भी नहीं हो, अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, आपकी कितना बड़ा स्टिक वो क्रिएट हो जाएगा आपकी इमेज पे, रेपुटेशन पे। आप हथकड़ी लगा के खड़े हो, परमिशन लानी पड़ेगी। देखो ये फर्क है। और हम कोर्ट में बॉलीवुड मूवी में देखते हैं, गीता की कसम खाता हूँ, भाई गीता की कसम होती नहीं कोर्टों में, ये मिथ है बहुत बड़ा। अब मुगल टाइम पे होती थी, मुगल एम्परर्स के एक टाइम पे गीता की, कुरान की कसम खाई जाती थी कोर्ट्स में। मगर उसके बाद 1800s में 1873 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडियन ओथ्स एक्ट आया। इंडियन ओथ्स एक्ट आने के बाद जो कहते हैं मुस्लिम्स और हिंदूज हैं, उनको गीता की कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम एविडेंस देते हैं किसी चीज का हम कसम खाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मगर फिर भी नॉन मुस्लिम नॉन हिंदूज प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी रिलीजियस बुक की कसम खा रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ऐसा होता था। फिर 1959 में वो प्रैक्टिस खत्म हुई बॉम्बे हाई कोर्ट से। फिर 1969 में ओथ्स एक्ट आया, उसमें सोलम अफर्मेशन का कंसेप्ट आया कि उसमें बोलते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ईश्वर मेरी सहायता करे। सोलम अफर्मेशन है, कोई किताब पे रख के हाथ पे रख के कसम नहीं खानी आप। अगर आप भी देख लोगे भी मूवी कसम खा रहे हैं, असली में होता ही नहीं ऐसा। अब आप देखो जॉली एलएलबी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप देखोगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगी, जबकि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है। रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। एक दिन में आप देखोगे पूरा केस खत्म हो गया, उसी दिन गवाहियां हो गई, उसी दिन सब कुछ हो गया। एक्चुअली में होता नहीं है। जुडिशियल अपेंडेंसी से आपको मैं बता रहा हूँ, तारीख पे तारीख वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही है कोर्ट में, ये चीज सही है। सलीबाजी की ये चीज सही है, तारीख पे तारीख वाली चीज फिर भी सही है कहीं हद तक। अगर आज मेरे पास एक 5 केसेस अगर एक दिन में देख रहा हूँ, 4 केसेस में तारीख ही लगी हुई है, या तो जज नहीं आए, या ऑपोजिट पार्टी नहीं आई, या मैं ही नहीं पहुंच पाया, या कोई और तबीयत किसी की खराब हो गई, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, विटनेस नहीं आ पाया। अब हम बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं वो आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ कहते हैं, शुरू भी कर देते हैं ट्रायल, एक दिन में गवाहियां भी हो गई, जजमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, जेल भी हो गया, सब कुछ हो गया उसी में। बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज है बॉलीवुड रियल लाइफ और होती है। मगर आप जैसे यंग एस्पिरेंट्स के लिए बोल रहे थे, देखिए करेजियस प्रोफेशन है बहुत, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मेरा सीए से इधर आने का मेन पर्पस यही था बिकॉज दिस इज अ वेरी डायनामिक प्रोफेशन। मतलब यहाँ पे आपकी एक डेस्क जॉब नहीं है, यू विल सी थिंग्स एक्चुअली ऑन ग्राउंड। सच में आप किसी को जस्टिस देते हुए देख सकते हो, कैसे लड़ते हुए किसी उसमें। अगर एज अ इंडिविजुअल भी अगर कोई किसी को लीगल प्रोफेशन देखो, बहुत स्ट्रगल है इस प्रोफेशन में अनडाउटेडली, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ क्वालिटी एडवोकेट बहुत कम है हमारे देश में। मैं सच बताऊंगा आपको, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो क्वालिटी लीगल एजुकेशन जिन्होंने ली है, और जो अच्छी एजुकेशन ली है या नहीं ली है, फिर आगे क्वालिटी काम कर रहे हैं लीगल प्रोफेशन में। और अनडाउटेडली इज अ वेरी फैसिनेटिंग प्रोफेशन।
आप यहाँ पे किसी केस के लिए प्रिपेयर करते हो, आप अपना दिमाग एनालाइज करते हो, लॉ को आप इंटरप्रेट करते हो अलग अलग तरीके से, जज के सामने आप पेश होते हो, जज अपनी इंटरप्रिटेशन देकर जजमेंट देता है। नो दैट्स अ वेरी क्रिएटिव प्रोफेशन आई वुड से। और यहाँ पे आप बोल रहे हो, आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मतलब दैट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन आई वुड से। और यहाँ पे आप सच में किसी को बेनिफिट प्रोवाइड भी कर सकते हो, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड सर्विस हाँ। ये भी हो सकती है। और मतलब on a commercial side it is also very good if you are good and you are honest with your profession, तो बहुत अच्छा है इस चीज में। बट जिगरा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए प्रोफेशन में काम करने से। मेरा कोई दूसरा है? नहीं मतलब काफी अच्छी इनसाइट्स थी, क्वेश्चंस तो। और जस्ट टू लेट एवरीवन नो कि अर्पित यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास्ड आउट है एंड ही वाज द सेमेस्टर टॉपर एंड रैंक होल्डर है अपनी यूनिवर्सिटी के। और कहीं ना कहीं आपकी बातों में वो चीज एविडेंटली पता लग रही है। वो मुझे तो पता थी, इसे नहीं पता थी। हमें को नहीं पता थी। बट थैंक यू वेरी मच अर्पित। और हम आपका फोन नंबर और लिंक्डइन अगर डिस्क्रिप्शन में डाल दें, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को हेल्प हेल्प चाहिए हो लीगल पर्सपेक्टिव में या फिर करियर पर्सपेक्टिव से, तो आई होप कि आप पूरा उनको गाइडेंस देने का सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच अर्पित एंड बहुत थैंक यू सो मच आप सबका। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। चलो पैक अप। थैंक यू।